ऑल राइट, तो बेटा स्टार्ट करते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन नंबर 9। जो आपको लगता है कि टेक्निकल है तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। मिस्टर अनूप रन्स अ होलसेल बिजनेस वेयर इन ऑल परचेजेस एंड सेल्स आर मेड ऑन क्रेडिट। तो क्वेश्चन की पहली स्टेटमेंट ने क्लियर कर दिया कि जो परचेज है और जो सेल है वो सिर्फ किस पे होती है, क्रेडिट पे होती है। किस पे होती है, क्रेडिट पे। इसका मतलब, एक सेकेंड, हाँ जी, इसका मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कैश सेल और क्रेडिट, कैश सेल एंड क्रेडिट एंड कैश परचेज ये कुछ भी नहीं है। यस और नो, ये नील है। जब उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो सेल है वो भी क्रेडिट पे होती है और जो परचेज है वो भी क्रेडिट पे होती है, मतलब कैश में कुछ भी नहीं होता। ही फर्निशेज द फॉलोइंग क्लोजिंग बैलेंसेज, 31 दिसंबर 15 और 31 दिसंबर 16 ओपनिंग ईयर और क्लोजिंग ईयर के आपके पास बैलेंसेज हैं। सन्ड्री डेटर्स, बीआर, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, इन्वेंट्री, बैंक बैलेंस एंड कैश बैलेंस। समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन्स आपके सामने है, कैश में क्या क्या डील हुई। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, डिटेल में समझेंगे और अकॉर्डिंगली इसका इम्पैक्ट देखेंगे। डिपॉजिट कर दिया बैंक में आफ्टर पेमेंट ऑफ शॉप एक्सपेंसेस, जो कि हैं 600 रुपये पर मंथ। तो शॉप के खर्चे 600 रुपये पर मंथ हैं, तो साल के कितने हो गए, 7200। वेजेस है 9200 पर मंथ, तो साल की कितनी हो गई, फटाफट बेटा कैलकुलेटर्स निकालो, अकाउंट्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। 1,10,400। पर्सनल एक्सपेंस 1400 पर मंथ है, साल के कितने हो गए, 16,800, जो बेसिकली ड्राइंग्स हो गई, मैंने यहां पर लिख दिया डी। तो ये तीन खर्चों को करने के बाद जो पैसा बचता है 762 750, इसको हम क्या करते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में। ये पैसा हम बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, मतलब ये हमारे लिए होगा ये कॉन्ट्रा एंट्री, कैश इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक अकाउंट। अगला पॉइंट विड्रॉल कर रहे हैं 1,21,000, ये भी क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक से कैश बैलेंस विड्रॉ कर रहे हैं। कैश पेमेंट कर दी सप्लायर को 77,200 फॉर सप्लाईज, मतलब जो उन्होंने गुड सप्लाई किए, और 25,000 रुपए की पेमेंट करी है जो हमने फर्नीचर खरीदा था फर्नीचर वाले को। चेक कलेक्ट हुए फ्रॉम कस्टमर, लेकिन डिसऑनर्ड हो गए कितने के, 5700 के। चेक कलेक्ट किया और बाद में डिसऑनर्ड भी हो गया। बिल एक्सेप्ट आपने करे, कस्टमर से करवाए 40,000 रुपए के, कस्टमर ने बिल एक्सेप्ट किया, मतलब ये बेसिकली बीआर आपने ड्रॉ किया। बिल आपने एंडोर्स कर दिया 10,000 का, बिल डिस्काउंटेड कर दिया 20,000 का, डिस्काउंट कितना हुआ 750। बिल्स मैच्योर्ड एंड ड्यूली कलेक्टेड कितना है, 16,000 रुपए। बिल्स एक्सेप्टेड कितने हैं, 24,000 रुपए के। और पेड सप्लायर बाय चेक कितना है, 3,20,000। रिसीव्ड हुए 20,000 रुपए और मेच्योरिटी ऑफ वन LIC पॉलिसी ऑफ द प्रोप्राइटर बाय चेक, आपको 20,000 रुपए मिले, आपकी पॉलिसी जो है LIC की वो मैच्योर हुई प्रोप्राइटर की चेक, तो ये आपको जो पैसा मिला ये आपने बिजनेस में लगा दिया। बेसिकली ये क्या है, एडिशनल कैपिटल, क्योंकि आपका पर्सनल LIC का पैसा मिला, कोई बिजनेस की LIC नहीं थी। रेंट रिसीव्ड हुआ 14,000 बाय चेक फॉर द प्रेमिसेस ओन्ड बाय प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर का अपना प्रेमिसेस ओन्ड, उससे उसको रेंट मिला है बेटा, ड्राइंग नहीं है। ड्राइंग तो पैसा निकलवाते हैं, ये भी क्या है, एडिशनल कैपिटल। घर के जगह को किराए पे देके पैसा कमाया और बिजनेस में लगा दिया। अब बिल्डिंग वॉज परचेज ऑन 30 नवंबर 16 फॉर ओपनिंग ए ब्रांच फॉर ₹3.5 लाख। एक बिल्डिंग परचेज करी है जो आपने नई ब्रांच खोलनी है 3.5 लाख की। एंड सम एक्सपेंसेस वर इंकर्ड ऑन दिस बिल्डिंग, और आपने इसके ऊपर कुछ खर्चे भी किए, डिटेल्स ऑफ विच आर नॉट मेंटेन्ड, जिसकी डिटेल नहीं है हमारे पास। तो एक्चुअल में पूरी बिल्डिंग कितने पे ली जाएगी, जितनी बिल्डिंग की कॉस्ट थी और जितना उस पर खर्चा हुआ, खर्चे भी उस पर कैपिटलाइज ही किए जाएंगे, जो ऑब्वियसली बात है 3.5 लाख से टोटल बढ़ जाएगा, लेकिन खर्चा कितना हुआ ये हमें गिवन नहीं है, तो हमें ये अलग से कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन के अंदर एक और क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल पेड बाय कैश कितना है, 18,700, और ड्यू मतलब अभी भी आउटस्टैंडिंग कितना है, 2200। 18,700 आपने पे कर दिया, 2200 अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसका मतलब टोटल खर्चा कितना होगा, 20,900। अदर ट्रांजैक्शंस में क्या क्या बता रहे हैं, अदर ट्रांजैक्शन में कह रहे हैं क्लेम अगेंस्ट द फर्म, किसी ने कर दिया डैमेजेस के लिए 1,55,000 का, जो अभी अंडर लीगल डिस्प्यूट है, अभी तक केस चल रहा है, ना हम हारे हैं ना हम जीते हैं। लीगल एक्सपेंसेस इसके कितने लगेंगे, 17,000 रुपए। और फर्म को अभी तक जितनी भी हियरिंग हुई है एंटीसिपेट हो रहा है, लग रहा है कि क्या मिलेगी, डिफीट मिलेगी इन द सूट,
इस केस के अंदर हमारी हार होगी, जैसे अभी तक जो हियरिंग हुई है हमें जज की बातों से लग रहा है। ओके जी, केस कितने का हमारे ऊपर है? 1,55,000 का। 17,000 का लीगल चार्ज एक्सपेंसेस हैं जो हमने किसी एडवोकेट को हायर किया होगा, और साथ में हमारी उम्मीद है कि हम हार जाएंगे, जीतने की उम्मीद नहीं है। गुड्स रिटर्न कर दिए सप्लायर को 4200 के, ये क्या होती है? ये होता है परचेज रिटर्न। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, दैट इज सेल्स रिटर्न। डिस्काउंट ऑफर्ड बाय सप्लायर, दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट ऑफर्ड टू कस्टमर, मतलब कि डिस्काउंट अलाउड। मैंने सबको सिंपल टर्म्स में लिख दिया। द बिजनेस इज कैरिड ऑन एट द रेंटेड प्रीमिसेस, जो हमारा बिजनेस है किराए की जगह पर चल रहा है, जिसका एनुअल रेंट कितना है? 20,000 रुपए। विच इज आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड, जो अभी तक क्या है? जो आउटस्टैंडिंग ही बना हुआ है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया। प्रिपेयर करो ट्रेडिंग P&L अकाउंट और साथ में बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, आपको यहाँ पर बैलेंस शीट बनानी है। इतना सा क्वेश्चन है, रिक्वायरमेंट सेम है जैसे हर क्वेश्चन में होती थी, बस कुछ कुछ चीज़ें टेक्निकल होंगी, उसको हमको मिसिंग फिगर्स कैलकुलेट करना है। पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने आराम से पढ़ लिया है, फटाफट से फॉर्मेट बनाएंगे ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, in the books of Mr. Anoop, in the books of Mr. Anoop, trading and P&L account for year ended। हाँ बेटा, इस टाइम किस हिसाब से आए? थोड़ा नहीं बेटा, बहुत लेट हो गए। पहली वाली क्लास तो पूरी गायब कर दी और दूसरी क्लास में भी लेट हो। एनी रीज़न बेटा? सुबह सुबह कहीं चले गए? संडे के दिन, वो भी संडे के दिन कौन बुलाता है अपने घर, वो भी इतना सुबह सुबह? बेटा ये रीज़न होता है, आप पूछ रहे थे ना, जब तक क्लास में वो मोमेंटम नहीं बनता ना, तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। आप खुद देख लो कितनी सीरियसनेस है हम बच्चों के लिए। आपने तो 1 मिनट में बोल दिया सर 2 क्वेश्चन और करा देना, इसको भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया। आप अपनी इंप्रूवमेंट देखो, अपना रिजल्ट देखो, पहली क्लास या पहले टेस्ट से आज के आप कहाँ पर पहुँच चुके हो। सो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड थोड़ा सा लेंदी बनेगा बिकॉज ज़्यादा पॉइंट्स है इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, और साथ में हमको बनानी है बैलेंस शीट। एक बैलेंस शीट बनानी है कि 2 बनानी पड़ेगी? 2 बनानी पड़ेगी। तो पहले करंट ईयर की बैलेंस शीट के लिए फॉर्मेट बनाएंगे। बैलेंस शीट एज ऑन 31 December 16, बैलेंस शीट एज ऑन 31 December 16। और बैलेंस शीट एज ऑन 31 December 15। डन। लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ऑल राइट, अब हमें बस एक एक पॉइंट को पिक करना है और उसको रिस्पेक्टिव प्लेस में डालना है। सन्ड्री डेटर्स की बात करें तो पहले कितने थे? 70,000 और आप कितने हैं? 92। बेटा बस ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट करते जाओ। तो पुरानी नई बैलेंस शीट में कितने आएंगे डेटर्स? सन्ड्री डेटर्स 92।
और पुरानी बैलेंस शीट में कितने आएंगे? सन्ड्री डेटर्स 70,000। डन। BR पहले था 15,000, अब है 6,000। तो ये पहले वाली बैलेंस शीट है, तो पहले था 15,000 और अब कितना है? अब है 6,000। देन बिल्स पेबल पहले था 12,000 और अब है 14,000। तो ये अब की बैलेंस शीट है, यहाँ लिख दो 14,000। और पहले कितना था? पहले था 12,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स पहले था 40 और अब है 56। तो अब कितना है? 56। और पहले कितना था? 40 बेटा। इसके बाद इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग स्टॉक 110, क्लोजिंग 190। तो इस ईयर का स्टॉक 190 और पिछले ईयर का कितना? 1,10,000। बस एक एक चीज को उठा के बैलेंस शीट में लिख रहे हैं, कुछ भी टेक्निकल नहीं कर रहे। बैंक बैलेंस पहले 90 था, फिर 87 हुआ। तो ये पहले की बैलेंस शीट है, इसमें लिखेंगे 90। और अब कितना हुआ? अब हो गया 87,000। कैश बैलेंस पहले 5,200 था, अब है 5,300। तो अब है 5,300 और पहले कितना था? पहले था 5,200। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या अभी तक मैंने कुछ भी टेक्निकल काम किया? कुछ भी नहीं किया बेटा, सिर्फ एसेट लायबिलिटीज को दोनों बैलेंस शीट में कॉपी पेस्ट किया। तो मैक्सिमम काम इन क्वेश्चंस में कॉपी पेस्ट का ही होता है। ओके, तो आगे चलो। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? डिपॉजिट कर दिया बैंक में आफ्टर पेमेंट ऑफ शॉप एक्सपेंस 7,200 और वेजेस 1,10,400 और पर्सनल एक्सपेंस आपने कैलकुलेट कर लिया था 16,800। हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी है, हम लोग ट्रेडिंग में लिख सकते हैं 110 और 190। लिखना शुरू करो। ट्रेडिंग अकाउंट पे आ जाओ, ट्रेडिंग P&L पे। टू ओपनिंग स्टॉक 1,10,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,90,000। डन। इसके बाद उन्होंने बोला कि डिपॉजिट कर दिया बैंक में आफ्टर पेमेंट ऑफ शॉप एक्सपेंस, जो एनुअल है 7,200। शॉप एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए इसको हम लोग P&L की तरफ लिखेंगे। यहां तक लगभग हमारा ट्रेडिंग खत्म हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा बाय GP और मैं यहां पर लिख सकता हूं टू शॉप एक्सपेंस। कितना? 7,200। डन। इसके बाद वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है 1,10,400, यहां पर लिखेंगे टू वेजेस 1,10,400 डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए हमने इसको ट्रेडिंग में लिख दिया। इसके बाद क्या कह रहे हैं? पर्सनल एक्सपेंस मतलब कि ड्राइंग है, कितनी? 16,800। तो बेटा ड्राइंग कहाँ आती है? कैपिटल में से माइनस हो जाती है। तो यहाँ पर जो भी हमारी कैपिटल की फिगर आएगी वो आ जाएगी, एडिशनल कैपिटल को हम लोग ऐड कर देंगे और माइनस जो ड्राइंग्स है उसमें अभी मैं लिख देता हूँ कितनी है ड्राइंग्स? 16,800। मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूँ क्योंकि क्या पता और भी कोई ड्राइंग। डन। क्लियर है जी? आगे चलो। विड्रॉल कर दिए 1,21,000 के, इसका अभी हमें कोई भी काम नहीं है। कैश पेमेंट करी सप्लायर की, फर्नीचर की, कुछ नहीं करना। चेक कलेक्टेड, कुछ नहीं करना। ये बिल एंडोर्स, बिल डिस्काउंटेड, सब अकाउंट से रिलेटेड है। अभी काम की बातें देखते हैं। रिसीव्ड हुए 20,000 रुपये मेच्योरिटी ऑफ LIC एडिशनल कैपिटल और 14,000 रुपये आपको रेंट से मिले अपने घर की प्रॉपर्टी पे, तो 34 आपका हो गया एडिशनल कैपिटल। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 34,000। 20,000 और 14,000, ये दोनों पॉइंट हमारे हो गए। बिल्डिंग ली हुई है, अभी अमाउंट नहीं पता टोटल, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर एटलीस्ट बिल्डिंग तो लिख सकते हैं। अमाउंट हमें नहीं पता, ये पक्का पता है 3.5 लाख की बिल्डिंग है, इस पे जो और खर्चा हुआ वो ऐड हो जाएगा और टोटल बिल्डिंग का अमाउंट बाहर लिख दिया जाएगा। फिर कह रहे हैं क्लेम अगेंस्ट द फर्म हुआ फॉर डैमेजेस 1,55,000।
तो बेटा आपके ऊपर किसी ने क्लेम किया है और पक्की पक्की हार नजर आ रही है, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? डू नॉट एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेज। तो ये पॉसिबल लॉस है कि हो सकता है, तो इसका हमको प्रोविजन बनाना पड़ेगा 1,55,000 का, और साथ ही साथ हम लोग यहां पर भी लिखेंगे प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस 1,55,000, और यही प्रोविजन हम लोग को अपने P&L में दिखाना पड़ेगा। टू प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस 1,55,000। ओके जी। इसके अलावा देखो जी, इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा अभी ये रह गया हमारा पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल आपने पे तो किया इतना, लेकिन इतना आउटस्टैंडिंग भी है, तो टोटल खर्चा कितना बनता है? 20,900। तो लिखो टू इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन कितना? 20,900, और 2,200 रुपये आउटस्टैंडिंग है, तो ये बैलेंस शीट में आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन कितना? 22। ओके। क्लेम अगेंस्ट द फर्म 1,55 का था, और इसमें लीगल एक्सपेंसेस भी 17,000 के आपके इनकर हुए हैं, हालांकि अभी पेड आपने नहीं किया हुआ, पेड के बारे में कहीं नहीं लिखा, तो यहाँ लिखो आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस। कितना है लीगल एक्सपेंसेस? 17,000 रुपये, और यहाँ पर भी आ जाएगा टू लीगल एक्सपेंसेस 17,000। हाँ बेटा, यहाँ तक कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर है सब कुछ? आगे चलो, क्या कह रहे हैं? गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, ये परचेज रिटर्न है, परचेज में से माइनस हो जाएगी, अभी तो हमारे पास परचेज ही नहीं है, वैसे कोई बात नहीं, तभी भी लिख देते हैं। टू परचेजेस हमारे पास आ जाएगी, लेस परचेज रिटर्न कितना? 4,200 आ जाएगी, माइनस करके नेट परचेज लिख देंगे। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, सेल्स रिटर्न है 1,200, बाय सेल्स निकाल लेंगे, लेस सेल्स रिटर्न कितना? 1,200। डिस्काउंट ऑफर्ड बाय सप्लायर, मतलब हमें डिस्काउंट मिला 2,700 का, हमारी इनडायरेक्ट इनकम है। बाय डिस्काउंट रिसीव्ड हाउ मच? डिस्काउंट रिसीव्ड 2,700, और आपने डिस्काउंट अलाउ किया कितने का? 2,400 का। सो टू डिस्काउंट अलाउड, तो जितना समझ में आ रहा है हम उतना कर रहे हैं। इन क्वेश्चंस को करने का यही तरीका होता है कि जो जो दिख रहा है वो करते जाओ, बाकी जो नहीं मिल रहा वो आपको अकाउंट वगैरह बना के बाद में फिगर्स ऑटोमेटिकली मिलती जाएंगी। ये रेंट है आपका 20,000 रुपये, जिस पे काम कर रहे हो, और अभी वो आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ पर लिखो टू रेंट 20,000, और क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है तो कहाँ आ जाएगा? बैलेंस शीट में आ जाएगा। देखो बेटा, बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग है, क्लास 11th की अकाउंटिंग है, कुछ भी हम अलग नहीं कर रहे। किसको एसेट मानना है, लाइबिलिटी मानना है, एक्सपेंस है, किस हिसाब से आता है, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ है। 20,000 रुपये, ये लो जी 20,000, ठीक है। इसके बाद सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए। अब पहले हम लोग अपनी ओल्ड या ओपनिंग बैलेंस शीट को टैली करते हैं और देखते हैं उसमें कोई समस्या तो नहीं है। ये थी हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट बेटा, ओके, 31 दिसंबर 15 की। फटाफट से एसेट्स का टोटल लगाओ, एसेट्स का टोटल लगाएंगे सब लोग फटाफट से। 2,90,200, 2,90,200 में से दोनों लाइबिलिटीज की फिगर माइनस करो। 2 लाख, तो ये हमारे पास आ चुकी है ओपनिंग कैपिटल। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, समस्या, दुख, दर्द, पीड़ा तो बेटा बता देना। तो ये 2,38,200 हमारी यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल बन गई, हमने इसको यहाँ पर लिख दिया 2,38,200, ठीक है जी। ड्राइंग्स एज सच इसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो मैं इसी को बाहर भी लिख सकता हूँ, बस यही थी 16,800।
अब बस इसमें बेटा नेट प्रॉफिट आएगा वो ऐड हो जाएगा और मेरी क्लोजिंग कैपिटल की फिगर आ जाएगी। बाकी चीज़ें मैं लिख चुका हूँ। लेकिन सर प्रॉफिट कैसे आएगा जब तक हमारे पास ना ही परचेज है और ना ही सेल्स है। आप बताओ बेटा परचेज सेल कैसे निकलेगी? डेटर और क्रेडिटर। तो बेटा दिमाग हमारा अपने आप चलता है जब चीज़ें मिसिंग होती हैं। तो आओ अब हम लोग बनाना शुरू करें डेटर क्रेडिटर का अकाउंट। पहले हम लोग बनाएंगे डेटर का अकाउंट, और डेटर के अकाउंट से ही लिंक्ड एक अकाउंट और होता है। कौन सा? बिल्स रिसीवेबल। तो इसको भी हम लोग साथ में ही बना लेते हैं। ठीक है जी, ये हो जाएगा हमारा डेटर का अकाउंट और साथ में हो जाएगा हमारा बिल्स रिसीवेबल। तो सबसे पहले मुझे बताओ डेटर्स के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस कितने कितने? 70 और 92, 92। तो यहाँ पर लिख दो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000 एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन 92,000। ऐसे ही बी आर के ओपनिंग क्लोजिंग 15 और 6, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000 एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन 6,000। डन। अब हर वो चीज़ जो डेटर और बियर को इम्पैक्ट करेगी वो हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं। आइए स्टार्ट करें समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन्स। हाँ जी, क्या क्या बोल रहे हैं? पहले और दूसरे पॉइंट में कोई डेटर की बात नहीं है, तीसरे में भी नहीं है। चौथा पॉइंट देखो, चेक आपको कलेक्ट हुआ कस्टमर से लेकिन वो फिर डिसऑनर्ड हो गया कितने का? 5700 का। तो कायदे से तो देखो क्या कुछ फर्क पड़ा? चेक पहले कलेक्ट हुआ आपको डेटर से तो आप दिखाएंगे कि डेटर कम हो गए, फिर वो डिसऑनर्ड भी हो गया तो डेटर वापस से बढ़ गए। तो या तो डेटर में दोनों तरफ लिखो या कहीं पर भी नहीं लिखो, चॉइस इज योर्स। आपको दोनों तरफ लिखना है तो बेटा आप दोनों तरफ लिखो, नहीं तो दोनों तरफ मत लिखो। आओ दोनों तरफ लिख देते हैं। बाय बैंक जब आपको चेक रिसीव्ड हुआ तो आपका डेटर का अमाउंट क्या हुआ? कम हुआ। और 2 दिन बाद पता चला कि आपका तो चेक डिसऑनर्ड हो गया तो आपको वापस से डेटर से पैसे मांगने पड़ेंगे, तो आपका वापस से डेटर बढ़ गया जब चेक डिसऑनर्ड हो गया, चाहे आप दोनों तरफ ही ना लिखते। ओके जी, आगे चलो। बिल एक्सेप्टेड बाय कस्टमर, कस्टमर ने बिल एक्सेप्ट कर लिए तो बेटा डेटर कम हो जाएगा और बीआर बढ़ जाएगा। तो बाय बीआर, आपने बीआर ड्रॉ कर दिया कितने के? 40,000 के, और बीआर बेटा बढ़ जाएगा तो टू डेटर 40,000। डन। इसके बाद बिल आपने एंडोर्स कर दिया तो आपका जो बीआर है वो क्या हो गया? कम हो गया। तो लिखो जी बाय क्रेडिटर, आपने क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया 10,000। उसके बाद बिल डिस्काउंट करा लिया 20,000 का और डिस्काउंटिंग चार्जेस 750 रुपये आपके डिडक्ट हो गए। तो बेटा बिल डिस्काउंट कराएंगे तो बीआर कम हो जाएगा। तो बाय बैंक एंड बाय डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो बिल डिस्काउंट 20,000 का हुआ, 750 डिस्काउंट कट गया तो आपको कितने मिले होंगे? 19,250, और 750 आपका डिस्काउंटिंग चार्जेस कट गया। और बेटा ये जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है जस्ट लाइक डिस्काउंट अलाउड, ये भी एक एक्सपेंस है तो इसको भी हम लोग लिखेंगे पी एंड एल में। टू डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना? 750। ठीक है जी, आगे चलो। बिल मैच्योर्ड हो गया और ड्यूली आपको पैसा मिल गया कितना? 16,000। आपका बेटा बीआर कम हो जाएगा, आपको पैसे ही मिल गए बीआर से 16,000 रुपये बाय बैंक। उसके बाद बिल एक्सेप्टेड, ये आपने एक्सेप्ट किए हैं तो आपके ऊपर बिल्स पेबल की लायबिलिटी आई होगी। ये आपने बिल्स पेबल एक्सेप्ट किए हैं तो यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं है। पेड सप्लायर बाय चेक, ये भी क्रेडिटर को आप पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे आपका कोई भी रोल नहीं है। तो आपने अब डेटर का बेसिकली यहाँ पर काम कर लिया। ठीक है जी, अब पहले हम लोग बीआर का अकाउंट जरा टैली करते हैं। देखो बेटा कितना हो गया? 15 और 40 कितना बनता है? ये बनता है 55,000। और माइनस करो क्रेडिट की सारी फिगर्स। देखो जी कितना बैलेंसिंग फिगर आ रहा है? 10,000, ये टोटल 20 हो गया और ये 16 हो गया। तो 10 और 20 30 और 16 46 हो गया। 55 में से 46 गया, आना चाहिए था 9,000, लेकिन बैलेंस कैरी डाउन कितना आ रहा है? 6,000। इसका मतलब 3,000 का और क्या हुआ होगा जो आपका बीआर कम हुआ है? बेटा बीआर इशू करेंगे तो बढ़ेगा, हमें क्रेडिट वाली साइड पे लिखना है। हाँ जी, पेमेंट बेटा ऑलरेडी आ चुकी है, एक चीज रिपीट नहीं होगी क्वेश्चन में,
बाय बैंक ऑलरेडी लिख चुके हैं, डिस्काउंट भी हो चुका है, एंडोर्स भी हो चुका है, ये आप पॉइंट रिपीट नहीं कर सकते, डिसऑनर हो गया होगा। ओके बेटा, तो मिसिंग फिगर है वो तुम्हें नई एक्टिविटी ढूंढनी होती है, जो हो रखी है उसी में अमाउंट नहीं बढ़ाना, वो तो ऑलरेडी उन्होंने आपको अमाउंट दिए हैं। इसका मतलब ये जो बैलेंस कायदे से बैलेंस कैरिड ऑन 9,000 होना चाहिए था, ये 6,000 है, मतलब 3,000 का बी आर डिसऑनर्ड हो गया होगा। तो यहां पर लिखो, तो एंट्री क्या बनेगी, बाय डेटर बी आर डिसऑनर हो गया, कितने का, 3,000 का। और बेटा जब यहाँ बाय डेटर बी आर डिसऑनर्ड आया तो ये डेटर में भी आएगा, टू बी आर मतलब कि बी आर डिसऑनर, कितना, 3,000। ये बेसिकली एंट्री यहां से उठ के यहां पर आई, ये हमने यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर निकाली, तो ये एंट्री यहाँ से उठ के आपके डेटर अकाउंट में भी आ गई। ठीक है जी, अब हमको क्या करना है, अब हमको डेटर का अकाउंट बैलेंस करना है, पर क्या हम अभी बैलेंस कर सकते हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। कर सकते हैं बेटा, हमें यहाँ पर एक्चुअली में दो चीजें चाहिए बैलेंसिंग फिगर, क्या क्या, हमने क्या निकालने के लिए पहले तो बताओ, डेटर अकाउंट बनाया था, क्रेडिट सेल, जो कि कहां पर आएगी, डेबिट में, यहां आएगी क्रेडिट सेल। अब आप सोच रहे होंगे सर हम टोटल में से माइनस कर देते हैं तो हमारी क्रेडिट सेल आ जाएगी, बट आंसर इज नो बेटा। डेटर से आपको ड्यूरिंग द ईयर पैसा तो मिला होगा ना, क्या अभी तक आपके अकाउंट में डेटर से आपको पैसा मिला, मिला बेटा, चेक मिला बेटा, वो तो डिसऑनर्ड ही हो गया, वो भी खाली 5,700 होगा, और डेटर के अमाउंट तो कितने ज्यादा चल रहे हैं, ओपनिंग ही 70,000 है, और ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिट सेल भी हुई होगी कुछ लाख में, तो अभी तो हमें कुछ पैसा नहीं मिला, मतलब अभी यहाँ पर बाय कैश या कलेक्शन फ्रॉम डेटर आना बाकी है। जब ये फिगर आएगी तब टोटल लगेगा और क्रेडिट सेल ऐसा बैलेंसिंग फिगर निकलेगी। अभी मैं ये अकाउंट को कंप्लीट नहीं कर सकता, कर सकते हो तो कर लो बेटा, कह रहे हो क्यों, तुम्हारे सामने तो पूरी पिक्चर चल रही है। अभी मैं इस फिगर को कैलकुलेट इस अकाउंट से नहीं कर सकता, मुझे इसके लिए कुछ और सोचना पड़ेगा कि कैश में मुझे कितना पैसा आया, ये सोचने के लिए कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अभी हम लेकिन वो नहीं बनाएंगे, अभी हमको क्रेडिटर और बीपी का अकाउंट भी बनाना है, तो तब तक पहले वो बना लेते हैं। क्रेडिटर्स अकाउंट और क्रेडिटर के साथ चलने वाला अकाउंट है बीपी अकाउंट, ये दोनों ही लाइबिलिटीज अकाउंट है। तो देखो जी, क्रेडिटर के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस कितने कितने हैं, 40,000 और 56,000 क्रेडिटर्स, सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 टू बैलेंस कैरी डाउन 56,000, और ऐसे बिल्स पेबल के 12,000 और 14,000, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन 14,000। ठीक है जी, अब देखो क्रेडिटर और बिल्स पेबल से रिलेटेड क्या क्या घटनाएं घट रही हैं। हाँ जी बेटा, कैश पेमेंट टू सप्लायर्स 77,200, तो क्रेडिटर्स को आपने कैश पेमेंट कर दी, लिख दो टू कैश 77,200। उसके बाद सब बीआर की बातें चल रही थी, आपकी बात स्टार्ट हुई 9th पॉइंट पे, बिल एक्सेप्ट हो गए 24,000 के, तो बेटा जब बिल एक्सेप्ट हो गए तो क्रेडिटर्स कम हो गए, बाय बीपी 24,000 और बिल्स पेबल, अच्छा ये कम हो गए तो इसको हम क्रेडिट में डेबिट में लिखेंगे, टू बीपी 24,000, और आपके बिल्स पेबल की लाइबिलिटी बढ़ गई, बाय क्रेडिटर्स 24,000, क्रेडिटर्स कन्वर्टेड इनटू बिल्स पेबल। इसके बाद पेड सप्लायर बाय चेक 3,20,000, तो टू बैंक लिखो 3,20,000। उसके बाद ये तो एडिशनल कैपिटल है, ओके। और कोई पॉइंट बेटा इससे रिलेटेड अभी तो नहीं है? हाँ जी, हाँ एक एंडोर्स हुआ था, हमने उसकी एंट्री डेटर में ऑलरेडी की हुई थी, ये देखो करी थी ना बेटा, ये देखो क्रेडिटर टू बी आर दिख रही है, इसी एंट्री को क्रेडिटर में करेंगे, टू बी आर 10,000, ओके। और बीपी का अकाउंट अभी हम टैली कर सकते हैं, कितना हो गया 12 और 24 हो गया 36,000। तो इसका बेटा मतलब सीखो, हर अकाउंट आपसे बातें करता है। शुरू में 12,000 की लाइबिलिटी थी, 24,000 के और बिल एक्सेप्ट हो गए, 36,000 की लाइबिलिटी आ गई, और 36,000 की लाइबिलिटी अभी 14,000 की बची हुई है, तो मैंने कितनी पे ऑफ कर दी होगी?
लिखो टू बैंक 22, इतनी मैंने पेड ऑफ कर दी है। ठीक है जी। और साथ ही साथ बेटा आपको डिस्काउंट भी मिला था कि नहीं क्रेडिटर से? हाँ जी, हमने लिखा था ना डिस्काउंट, ये देखो जी, ये लिखा डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ आपको 2700 का, तो यहाँ पर लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना 2700 रुपये। ओके, 2700 का आपको डिस्काउंट मिला। और बेटा साथ में देखो परचेज रिटर्न हुई, सामान ही वापस कर दिया, इससे भी क्रेडिटर कम हो जाएंगे 4200, इसको भी कहीं लिख लो टू परचेज रिटर्न। हाँ वो लिखेंगे, वो भी रह गया टू परचेज रिटर्न 4200। ठीक है जी। तो अब बताओ अल्टीमेटली आपकी क्रेडिट परचेजेस इसका मतलब कितनी होंगी बैलेंसिंग फिर? टोटल लगाओ एंड टेल मी हाउ मच विल बी द क्रेडिट परचेज अमाउंट। हाँ जी, टोटल बता रहे हो? कितना? और ये हो गया 4,94,000। तो मिल गई जी हमें क्रेडिट परचेज 454,100, इसको हम लोग ट्रेडिंग में लिख देंगे। $454,100, इसमें से 4200 माइनस करो बेटा फटाफट, बताओ कितना आ गया? 4। ठीक है जी। अब आ जाओ वापस डेटर्स के अकाउंट पे। इसमें अभी और भी कुछ चीज़ें रह गई थी, क्या? डिस्काउंट अलाउड हमने करा हुआ है डेटर्स को, और साथ में हमने कुछ सामान वापसी मतलब सेल्स रिटर्न करा हुआ है। डिस्काउंट अलाउड कितना है? 2400। ओके जी। और सेल्स रिटर्न है 1200, तो 2400 और 1200। लेकिन अभी भी ये सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि मुझे कैश कलेक्शन चाहिए, तब जाके मैं क्रेडिट सेल निकालूंगा। ओके बेटा, तो कैश कलेक्शन के लिए मुझे कौन सा अकाउंट फाइनली बनाना पड़ेगा? कैश एंड बैंक अकाउंट। तो आइए अब लास्ट हम लोग कैश एंड बैंक अकाउंट बनाते हैं। कैश एंड बैंक अकाउंट इकट्ठे बना रहे हैं तो कैश का कॉलम अलग हो जाएगा, बैंक का अलग, अकाउंट एक ही बना रहे हैं। इट इज जस्ट लाइक योर कैश बुक। तो बताओ जी फटाफट से, आपके ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंसेस कितने कितने? पर्टिकुलर्स, कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस, पर्टिकुलर्स, कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस, डेबिट एंड क्रेडिट। देखो जी कैश बैंक बैलेंसेस कितने कितने? ओपनिंग कैश 5200, ओपनिंग बैंक 90,000, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 5200 एंड 90,000। अब हर वो चीज़ जिससे मेरे कैश बैंक का बैलेंस बढ़ेगा मैं डेबिट में रिकॉर्ड करूंगा, कम होगा मैं क्रेडिट में कर दूंगा, इतनी सिंपल सी बात। ठीक है जी। तो देखना स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? आपने बेटा बैंक में जमा करा है शॉप एक्सपेंस पे करने के बाद, तो शॉप एक्सपेंस कैश में पे हुए, लिखो बाय शॉप एक्सपेंस कितने? 7200। उसके बाद वेजेस के 1,10,400, बाय वेजेस 1,10,400। देन पर्सनल एक्सपेंसेस 16,800, बाय ड्राइंग्स 16,800। तो ये तीनों खर्चे करने के बाद आपने 762,750 बैंक में जमा करा दिया, तो बेटा बैंक बढ़ जाएगा टू कैश कॉन्ट्रा एंट्री 762,750, और आपका कैश बैलेंस कम हो जाएगा
सो बाय बैंक कॉन्ट्रा एंट्री 762750, बैंक में बैलेंस बढ़ा दिया और कैश का बैलेंस कम कर दिया। इसके बाद विड्रॉल करे हैं 1,21,000 के, तो कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, पैसा विड्रॉ कर रहे हो, टू बैंक कॉन्ट्रा एंट्री, कैश बढ़ गया 1,21,000 से, एंड बाय कैश कॉन्ट्रा एंट्री बैंक बैलेंस कम हो गया 1,21,000 से। गॉट इट? हाँ जी, क्लियर है? यस और नो? इसके बाद कैश पेमेंट टू सप्लायर 77,200 फॉर सप्लाईज एंड 25,000 फॉर फर्नीचर, ये भी आप पेमेंट कर रहे हो। बाय क्रेडिटर, मतलब जो सप्लायर है, कितनी पेमेंट कर रहे हो क्रेडिटर को? 70,200 रुपये, और फर्नीचर की पेमेंट कर रहे हो तो लिखो बाय फर्नीचर, कितना अमाउंट? 25,000। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है बस वैसे वैसे इनको करता जाना। ओके, इसके बाद चेक कलेक्ट हुआ कस्टमर से लेकिन डिसऑनर्ड हो गया, तो बेटा क्या पहले बैंक में डालूं फिर डिलीट करूं, कोई फायदा है? इसको इग्नोर करो। बिल एक्सेप्ट बाय कस्टमर किया, इसका कोई कैश से लेना देना नहीं, बिल एंडोर्स बिल की बात है। बिल डिस्काउंट किया 20,000 का, डिस्काउंट 750 काट के आपको पैसा मिल गया, टू BR, कितना पैसा मिला? 19,250, तो बैंक में लिख दो 19,250। कैसे आएगा बेटा? जर्नल सोचो जरा, सोचो। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट, 2 BR, बैंक का अकाउंट बन रहा है तो 2 BR लिख के क्या 2 डिस्काउंटिंग चार्जेस भी लिखेंगे? आगे चलो जी। इसके बाद बिल मैच्योर्ड एंड ड्यूली कलेक्टेड 16,000, 2 BR, 16,000 रुपये मिल गए। उसके बाद पेड सप्लायर बाय चेक 320, बाय क्रेडिटर, चेक से पे करा है तो बैंक से बैलेंस जाएगा 320। उसके बाद रिसीव्ड हुए 20,000 रुपये LIC के और आपने बिजनेस में लगा दिए, और ऐसे ही 14,000 रुपये आपने अपने रेंट के भी क्या कर दिए, ये भी बिजनेस में लगा दिए, तो ये दोनों क्या है? एडिशनल कैपिटल। तो 2 एडिशनल कैपिटल है, 2 कैपिटल कुछ भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया एडिशनल। तो 20 और 14 कितना हो गया? 34,000। उसके बाद बेटा आपने बिल्डिंग परचेज करी है 3.5 लाख की और उस पर कुछ खर्चा हुआ, ये हमें पता नहीं है तो हम ये निकालेंगे। इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन का बिल कैश में पे हुआ 18,700, तो बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन कितना लिखेंगे? 18,700। कहाँ से लिखेंगे? कैश से कि बैंक से? क्वेश्चन ने क्लियरली बोला कैश से, 18,700। डन, क्लेम किया है लेकिन अभी ये पेमेंट नहीं करी, गुड्स रिटर्न, डिस्काउंट, इसका कोई काम नहीं है, रेंट भी आउटस्टैंडिंग है, तो अब कुछ नहीं करना। अब देखना है कि कहीं और कोई पेमेंट तो नहीं हुई। देखो बेटा हमने अकाउंट बनाए थे, जैसे BP का, तो BP पेड हुआ था 22,000, तो यही इसको भी हमें इस अकाउंट में लेना पड़ेगा। बाय बिल्स पेबल कितना? 22,000। और देखो बेटा, और हमने कोई बैलेंसिंग फिगर ना निकाली हो कैश बैंक से रिलेटेड। BR का तो डिसऑनर्ड था, कुछ नहीं करना। क्रेडिटर से क्रेडिट परचेज निकली थी, इसका भी आपके कैश बैंक से कोई लेना देना नहीं है। तो विदाउट एनी डिले सबसे पहले बेटा कैश का जो अकाउंट है इसको आप बैलेंस करो, कैश का कॉलम बस बैलेंस करेंगे। पहले क्रेडिट कैश का बैलेंस करो, मैं यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन लिख देता हूँ। बैलेंस कैरी डाउन कितने कितने थे कैश और बैंक के? कैश का था 5,300 और बैंक का था 87,000। तो फटाफट से पहले आप कैश के कॉलम को बस बैलेंस करो। बताओ बेटा कैश। 97,150। हाँ जी, 8,97,150 बैलेंसिंग फिगर आ रही है। तो बेटा ये 8,97,150 का क्या मतलब है? ये कैश कहाँ से आया? हाँ जी, डेटर्स से मिला होगा। तो ये क्या है? दिस इज कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो चाहे आप इधर 2 डेटर्स लिख लो, यही तो पैसा है जो हम डेटर्स से कितना मिला हम ढूंढ रहे थे।
कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कितना आ गया, 8,97,150। और कैश का टोटल कितना आ रहा है, टोटल 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 है 10,23,350। 10,23,350। तो बेटा कलेक्शन फ्रॉम डेटर कितना आ गया, 8,97,150। और यही हमारे इस अकाउंट में जाएगा जो वेट कर रहा था, 8,97,150। अब इसका भी टोटल लगाएंगे और बैलेंस करेंगे और हमारे पास क्रेडिट सेल आ जाएगी। बताओ जी डेटर का टोटल कितना है और क्रेडिट सेल कितनी है। टोटल लगाओ जी फटाफट से डेटर का और बताओ कितनी बैलेंसिंग फिगर आ रही है। मैंने टोटल नहीं लगता आपसे, जब तक मैं फ्लो में कराऊं बहुत बढ़िया। मैं एक तुमसे फिगर पूछ लूं कैलकुलेट वाली, तुम टाइम लगा देते। तो ये 18,70,900 हाँ जी क्रेडिट से ही वाला कितना आ रहा है, 18,70,900। पक्का। अगर ये कैश का अमाउंट ठीक है तभी भी बेटा बहुत ज़्यादा बता रहे हो, मेरे ख्याल से 18 लाख पे पहुंच गया आप। ये 8 लाख है और बाकी फिगर्स तो कुछ है ही नहीं, 18 लाख कहाँ से आ गया बेटा। ऐसे कैलकुलेट करके आओगे एक महीने बाद। हाँ बेटा ये देखो बेटा 18 लाख से लगभग आधे पे ले आए, आप 18 पे बता रहे थे। जीरो एक फालतू। ऐसे ही करके आना बेटा। चेकर भी बोलेगा 10 में से एक जीरो फालतू लिख दी, एक नंबर दे देता हूँ। ठीक है जी, क्रेडिट सेल आ गई 959,750 और यही क्रेडिट सेल उठ के हमारे ट्रेडिंग में चली जाएगी 959,750 और माइनस करेंगे हम इसमें से 1,200 रुपये। 9,58,550। बस बेटा अब तो क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। एक काम और करो, अब जरा बैंक को भी आप बैलेंस करो, जो हमारा बैंक का कॉलम था। बैंक के डेबिट का टोटल लगाओ, माइनस करो उसमें से क्रेडिट की फिगर्स और बताओ कितना आ गया। बैंक का टोटल करेंगे सब लोग फटाफट से। देखो मैंने तो एक एक एंट्री तुम्हारे सामने स्लो स्लो करवाई है, अब मैं टोटल मांगने पे आ गया तो तुम कंफ्यूज हो। 3,72,000। तो बेटा इसका मतलब जो बिल्डिंग का टोटल खर्चा है वो कितना हो गया, 3,72,000। और इसी से पता चल रहा है कि मेरा क्वेश्चन ठीक ही होगा, क्योंकि 3.5 लाख की तो वैसे भी बिल्डिंग थी और ये उससे कुछ ज़्यादा ही आना चाहिए था, क्योंकि उसमें कुछ खर्चे किए थे और फिगर भी 3.5 लाख से कुछ ज़्यादा ही आ रही है। ये वो बिल्डिंग की फिगर है जो वो कह रहे थे कि हमने बैंक से पे किया। और टोटल कितना है, ये देखो ये उन्होंने 9,22,000। हाँ जी क्या चाहते हो बेटा, 4,63,000 कौन सा आंसर बता रहे हो, किसका आंसर बता रहे हो। बेटा किसका टोटल बता रहे हो, बैंक का। बेटा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब देखो एक क्वेश्चन है जिसको तुम्हें तसल्ली से कैलकुलेट करना, ये हाल है। एग्जाम में तुम्हें कितनी बार टोटल लगाने पड़ेंगे बेटा। ठीक है जी, बिल्डिंग कितनी आ गई, 3,72,000 रुपए की। और यही बिल्डिंग हमारी बैलेंस शीट की एसेट साइड पे आ जाएगी। ये देखो 350 में मैं ऐड कर देता हूँ 22 का, इसका मतलब खर्चा था। टोटल आ गया 3,72,000। ठीक है जी, हाँ बेटा बोल लो, कुछ तुम्हारा भी मन कर रहा हो तो। बस बेटा क्वेश्चन खत्म है, अब फटाफट से बैलेंसिंग करो और जीपी निकालो।
2 GB। बताओ जी कितना हो गया, क्रेडिट का टोटल लगाओ। 11,48,550 टोटल है। हाँ जी, ये टोटल है 11,48,550। 550। और इसमें से माइनस कर दो जरा ये तीनों फिगर्स। 4,78,250। ठीक है जी। ओके बेटा, अब फटाफट से क्रेडिट P&L को बैलेंस करो और बताओ नेट प्रॉफिट कितना आ गया। तो नेट प्रॉफिट भी निकालेंगे। क्रेडिट का टोटल तो हो जाता है 4,78,250 और 2,750, 4,80,250। 4,80,950, और ये सारी की सारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करो। करो जी माइनस, बताओ नेट प्रॉफिट कितना आ गया। हाँ जी, 2,57,700। इसी नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर दो, 257,700, बताओ कितना आ गया। हाँ जी, कैपिटल का टोटल बैलेंस बताओ। सर 5,12,900 टोटल कैपिटल। 5,12,900। 12,900। अरे 900 कैसे आई, 200 में 700 प्लस होता है 900, 16,800 माइनस भी तो हो रहा है, 900 तो हो ही नहीं सकता। चार फिगर तुम्हारे सामने है, तुम्हें टोटल लगाना है। 5,13,900। बेटा बहुत पुअर कैलकुलेशन है, चार फिगर का टोटल नहीं लग रहा कैलकुलेटर हाथ में। वही लिखा बेटा, 5,13,100 रुपये। हाँ जी आ गया। और यहाँ पर देखो एक फर्नीचर हमने आउटस्टैंडिंग था वो भी लिखना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग फर्नीचर जो अमाउंट था फर्नीचर वाले का। नहीं नहीं, वो तो आउटस्टैंडिंग नहीं था, वो तो फर्नीचर को हमको एसेट में लिखना था, पेड हो गया था। तो यहाँ लिखो फर्नीचर 25,000। करो बेटा टोटल, क्या हमारी बैलेंस शीट टोटल हो रही है। हाँ जी हो गई, कितना अमाउंट आ रहा है। 7,77,300। कर लो बेटा नोट डाउन। वीडियो में कितना मिला है? तीन लाख बहत्तर है। नोट इट डाउन एवरीवन। डन। हाँ बेटा बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो।
हो गया मेरी तरफ से? कोई एक आधा क्वेश्चन और भी कराना वो भी बता दो। अब खुद करना ना, वहाँ पर काम पेंडिंग है। अब मैं मिलूंगा ना तुमसे अगली क्लास में तो मैं पूछूंगा अपनी नोटबुक निकालो और जो क्वेश्चन मैंने नहीं कराया वो होमवर्क दिखाओ, ठीक है जी। तो ये आपने क्वेश्चन बोला था सर एक ये करा दो, मैंने आपको ये भी करा दिए। अब बाकी जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो बिल्कुल इससे कम लेवल के होंगे या फिर बिल्कुल सिमिलर होंगे, तो वो क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करने वाले हो और इस टॉपिक को अपने लेवल पे क्लोज करोगे, ठीक है जी। तो ये हमारा अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी हो चुका है कंप्लीट। बेटा इन टॉपिक में ना आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, इसमें हम लोगों ने कुछ अब अलग काम थोड़ी किया, वही अकाउंट बना रहे हैं, वही ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट एसेट लायबिलिटी को बैलेंस शीट में लिख रहे हैं, सब बेसिक अकाउंटिंग है, कुछ अलग चीज़ नहीं है। ओनली थिंग इज दैट कि हम लोग क्वेश्चन में सिली मिस्टेक करते हैं और सिली मिस्टेक सही होती है प्रैक्टिस से। कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही है, प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतने एरर्स हमारे कम होते जाएंगे। टोटलिंग एरर हो रहे हैं। कौन सी वाली? क्लोजिंग? डाउट क्या है ये पूछो ना। हाँ जी, तो डाउट पूछो ना आप अपना डाउट क्या है ये पूछो ना। अच्छा बेटा ये क्वेश्चन में गिवा ना, ये मैंने निकाला नहीं जो गलत है सही होगा। क्या चाहता है भाई? नहीं बेटा हमारा सही है, आप अपना देख लो। ओपनिंग वाले में मैंने 12,000 लिखा है और क्लोजिंग वाले में 14,000 लिखा है और इस पर मैंने कोई भी दिमाग यूज़ नहीं किया क्योंकि ये मुझे क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। ये देखो 12 और 14 दिख रहा है, 12,000 ओपनिंग 14,000 क्लोजिंग, इस पर कोई दिमाग नहीं लगाया गया, कॉपी पेस्ट किया गया। अब क्लियर है सबको? ये क्वेश्चन हो गया टॉपिक कंप्लीट। अब बेटा अपने लेवल पे जरा प्रैक्टिस जरूर कर लेना, अब अगर कमी रहेगी तुम्हारी रहेगी, मेरी तरफ से सब हो चुका। चलो जी अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू यूनिट दैट इज पार्टनरशिप की। तो बेटा स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप की रिवीजन, जो आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 12th में 4-5 महीने लगा के पढ़ा होता है। यहाँ पर हमारे पास उतना टाइम नहीं है ऑब्वियसली, और ना ही इतनी वेटेज उस चीज़ को जस्टिफाई करती है, और ना ही ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको इतने नंबर ऑफ आवर्स उसको देने हैं। तो हम लोग एक रीजनेबल कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो है रिवाइज कर लेंगे। तो इसके अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक हैं? फंडामेंटल, एडमिशन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर। इसके अलावा डिसोल्यूशन, और डिसोल्यूशन के साथ एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट एलएलपी अकाउंटिंग। ये आपका न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ था बाय आईसीएआई। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पार्टनरशिप की। तो सेक्शन नंबर 4 जो है पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, उसने पार्टनरशिप को डिफाइन किया। और क्या डिफाइन किया? वो कहते हैं पार्टनर क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये आपने डेफिनेशन बहुत बार सुनी होगी, पढ़ी होगी। तो रिलेशन कौन सा है? ये बिजनेस का रिलेशन है जिसपे एक्ट साइलेंट है, तो उसको हम खुद से एक्सप्लेन कर रहे हैं। रिलेशन कौन सा? कोई पर्सनल आपस का रिलेशन नहीं है, ये एक बिजनेस रिलेशन है। एग्रीड का मतलब क्या बनेगा? एग्रीमेंट बनेगा। और प्रॉफिट का मतलब इसके अंदर है कि प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट इंक्लूड लॉसेस एज वेल। ऐसा नहीं कि डेफिनेशन में प्रॉफिट लिखा है तो प्रॉफिट होंगे तो वो शेयर होंगे, लॉसेस शेयर नहीं होंगे, लॉसेस भी उसी की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड है। और साथ में क्या लिखा है? कैरिड ऑन बाय ऑल, मतलब या तो सब लोग फिजिकली प्रेजेंट हो बिजनेस में, जो इजी नहीं होता। अगर एक पार्टनरशिप में 10 लोग हैं तो क्या 10 लोग हमेशा प्रेजेंट होंगे? नहीं। तो या तो सारे कैरिड ऑन बाय ऑल हो, सब कैरिड हो, या फिर एनी ऑफ देम, कोई भी एक व्यक्ति हो जो सबके बिहाफ पे एक्ट करेगा या सबके बिहाफ पे डिसीजन लेगा। बेटा एक पार्टनरशिप फर्म है, 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर तो दुकान पे बैठेंगे नहीं हर टाइम। कभी एक पार्टनर बैठा हुआ है, दूसरा तीसरा कहीं है, कभी दूसरा बैठ गया, तो क्या कस्टमर को क्या सामान देना है तो पहला पार्टनर के बाकी दोनों को फोन करके पूछेगा कि भाई कस्टमर आया है, इसको सामान दे दूं कि ना दूं, या वो अपने आप भी दे सकता है और वो दे देगा अगर, तो क्या बाकी दोनों पार्टनर उस पर चिल्लाएंगे कि भाई तूने उसको सामान क्यों दे दिए? या फिर क्या वो वैलिड सेल नहीं मानी जाएगी? वो बिल्कुल वैलिड मानी जाएगी। ऐसे अगर एक सप्लायर आया सामान देने और पार्टनर बी उस टाइम दुकान पे बैठा था, उसने सामान ले लिया, तो क्या एसी मना कर देंगे नहीं भैया ये तो परचेज वैलिड नहीं है, या बिल्कुल वैलिड रहेगी?
वैलिड रहेगी, क्योंकि क्या हो रहा है, एनी ऑफ देम सबके लिए एक्ट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। सब लोग एक दूसरे के एजेंट बने हुए हैं, पार्टनर तो है ही, साथ में कभी कभी एजेंट भी बनते हैं कि मैं आपके बिहाफ पे भी डिसीजन ले सकता हूं, लेकिन ये रूटीन वर्क के डिसीजन ले सकते हैं। अब मान लो पार्टनर ए बिजनेस में फिजिकली प्रेजेंट है, बी तो वैसे भी कभी नहीं होता, बस उसने पैसा लगा रखा है, और सी भी कहीं घूमने गया हुआ है। और एक व्यक्ति जो ए का दोस्त था, पार्टनर, उसका नाम था डी, उसने कहा यार मुझे भी पार्टनरशिप में तुम ऐड कर लो, और ए ने सोचा भैया बी तो आता नहीं, सी घूमने गया हुआ है, इसको मैं ऐड कर लेता हूं, और पार्टनरशिप डीड नहीं बना ली, और बोला आज से डी भी पार्टनर माना जाएगा। तो बेटा क्या डी पार्टनर मान लिया जाएगा? हाँ जी, मान लिया जाएगा, म्यूचुअल एजेंसी की वजह से कि वो एजेंट है तो वो कोई भी डिसीजन ले सकता है। आंसर इज नो, ऐसे डिसीजन लेने के लिए उसके पास पावर नहीं है, इसके लिए सारे पार्टनर्स को अपना कंसेंट देना ही पड़ेगा, तब जाके डी ऐड होगा। या बेटा कोई पार्टनर क्या बाहर जा सकता है कि मैं रिटायर हो रहा हूं और मुझे अपने डिसीजन से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं, क्या वो जब मन का रिटायर हो सकता है? नहीं, इनकमिंग और आउटगोइंग ऑफ पार्टनर सबके कंसेंट से होगी। बाकी छोटे मोटे जो डिसीजन है, एक्सपेंस पे करना, परचेज करना, सेल करना, छोटी मोटी एसेट खरीदना, इन सब के लिए सारे पार्टनर्स का कंसेंट जरूरी नहीं है, यहां पर म्यूचुअल एजेंसी अप्लाई हो जाती है। इसके बाद नंबर ऑफ पार्टनर कितने चाहिए, तो मिनिमम पार्टनर कितने चाहिए? 2, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। लेकिन सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 13 कहता है कि इसकी जो लिमिट है पार्टनर की वो 100 तक भी जा सकती है, लेकिन अभी प्रेजेंटली जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर नोटिफाइड है वो कितने हैं? 50 है। तो बिना रूल को अमेंड किए जस्ट एक छोटी सी नोटिफिकेशन ला के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो मैक्सिमम पार्टनर कितने कर सकती है? 100, लेकिन अभी उसने 50 की ही नोटिफिकेशन लेकर आए हैं। आगे चलते हैं, रजिस्ट्रेशन क्या पार्टनरशिप फर्म का नेसेसरी है? नहीं जी, बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। बहुत सारी ऐसी फर्म चल रही हैं जो एक ओरल एग्रीमेंट पे चल रही है, उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। दस एग्रीमेंट कैन बी मेड, या तो ओरल आपस में बातचीत कर ली, दो दोस्तों ने भाई कॉलेज खत्म हुआ है बिजनेस करेंगे, तो कोई एग्रीमेंट नहीं है, ओरली उनका बिजनेस चल रहा है, और या फिर वो रिटर्न, और अगर वो रिटर्न होगा तो उसको क्या बोल दिया जाएगा? उसको बोल दिया जाएगा पार्टनरशिप डीड। इट इज सजेस्टिव इन नेचर, ये सजेशन है कि आपकी जो डीड है टू अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट, कल के लड़ाई झगड़ों के वजह से, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आपको क्या एग्रीमेंट रखना चाहिए? ओरल की रिटर्न रखना चाहिए, पार्टनरशिप डीड ही होनी चाहिए, क्योंकि कल को अगर कोई भी पार्टनर को इशू आया तो बेटा ओरल का कोई प्रूफ नहीं रहता, रिटर्न होगा तो आप पेपर्स को पढ़ के बता सकते हो कि भाई ये रेशियो हमारे बीच में डिसाइड हुई थी, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसाइड हुआ था, ये बात यहाँ लिखी गई है, तो डिस्प्यूट होने का चांस खत्म हो जाएगा। गॉट इट? लेकिन अगर एब्सेंस है पार्टनरशिप डीड की, अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनी तो किसके प्रोविजंस लग जाएंगे? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस लग जाएंगे। और 1932 के प्रोविजन बिल्कुल सिंपल से हैं कि अगर आपको कुछ नहीं पता किसी की पार्टनरशिप के बारे में, तो आप जो सोचते हैं उस टाइम 1932 के प्रोविजन ने भी यही सोचा। जैसे कि मान लो तुम्हें पता है कि एक बिजनेस है, उसमें 3 लोग पार्टनर है, और तुम्हें उसके बारे में उसके अलावा कुछ भी नहीं पता, तो अगर तुम्हें उसका डिस्प्यूट सुलझाना होगा और वो कहेंगे कि हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होनी चाहिए, तो तुम क्या कहोगे? इक्वल है। जब तुम्हें पता ही कुछ नहीं तो तुम किसी को फेवर कैसे कर सकते हो? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर कुछ नहीं मेंशन डीड में, क्या मानी जाएगी? इक्वली। सैलरी और रेम्युनरेशन किसी को भी नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी को भी नहीं दिया जाएगा, कमीशन किसी को भी नहीं दी जाएगी, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन जरूर दिया जाएगा, क्योंकि लोन कोई भी पार्टनर फर्म को जो देता है वो अदर देन पार्टनरशिप देता है। अगर किसी फर्म को पैसा चाहिए, अगर पार्टनर नहीं दे रहा तो उसको वो पैसा बैंक से लोन या किसी और से लोन लेना पड़ता, और वो भी अगर लेना पड़ता तो क्या वो फ्री में देता? नहीं, तो वो इंटरेस्ट लेता। तो इसने वो ड्यू टू पार्टनर नहीं दिया, बल्कि पार्टनर से हट के बाकी लोग जैसे स्ट्रेंजर बन के देते वैसे ही दिया है, इसलिए उसको इसका इंटरेस्ट जरूर मिलेगा, और किस रेट पे? 6% पर एनम के रेट पर मिलेगा। गॉट इट? इसके बाद आगे चलो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या चार्ज किया जाएगा? नहीं जी, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बेनिफिट नहीं दे रहे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैसे चार्ज कर सकते हैं? तो कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट अकाउंट आ जाता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है एलोकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन। जो फर्म प्रॉफिट कमाएगी अल्टीमेटली वो प्रॉफिट उसको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो देखते हैं। सबसे पहले आपका P&L अकाउंट से क्या निकल के आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। ओके जी, अब इस नेट प्रॉफिट में कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो आपको एज अ चार्ज माइनस करने होते हैं, पर अकाउंटेंट अगर वो भूल जाता है तो हमें रेक्टिफिकेशन करनी पड़ेगी।
जैसे कि ये हमारा P&L अकाउंट, अगर मेरा जो बिजनेस है बेटा वो रेंट पे है, मेरी पार्टनरशिप बिजनेस का जो बिजनेस है वो रेंट पे है, लेकिन मैंने किसकी प्रॉपर्टी रेंट पे ली हुई है, एक पार्टनर की ली हुई है। तो अगर वो पार्टनर प्रॉपर्टी मुझे अपनी ना देता बिजनेस करने के लिए तो हमको किसी और की लेनी पड़ती। तो किसी और की भी प्रॉपर्टी हम रेंट पे लेते तो जस्ट लाइक एनी अदर एक्सपेंस रेंट भी हमारा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता, यस और नो। ऐसे इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने पार्टनर से भी चाहे लोन ले लिया उस पर भी इंटरेस्ट देना है, और बाहर से लेते तो भी इंटरेस्ट देते। तो ये जो दोनों खर्चे होते हैं ये सिर्फ तभी पे नहीं होंगे पार्टनर को अगर प्रॉफिट हुआ। ये खर्चे तो आपको वैसे भी पे करने पड़ते चाहे प्रॉफिट होता या ना होता। ये तो पार्टनर की अच्छी बात है कि उसने अपनी जगह दे दी, अपना पैसा दे दिया, इसलिए इसको कभी भी एप्रोप्रिएशन नहीं मानते, इसको क्या मानते हैं, चार्ज। एप्रोप्रिएशन और चार्ज में बस यही फर्क होता है, एप्रोप्रिएशन वो तब बटेगा जब प्रॉफिट होंगे, और चार्ज तो होगा ही होगा क्योंकि आउटसाइडर का होता है। आउटसाइडर को आपके बेटा प्रॉफिट से मतलब नहीं है, आपने उनकी सर्विसेज ली और कोई गुड्स लिए, आपको उनको पेमेंट करना ही करना है। क्या बेटा प्रिंटिंग स्टेशनरी की पेमेंट करने जाते हो या कोई सामान खरीदते हो, वो दुकानदार आपसे ये पूछता है पहले बताओ प्रॉफिट में हो कि लॉस में हो, ये तो नहीं पूछता। उसको पता है प्रिंटिंग स्टेशनरी का सामान लेने आए, पैसे तो लूंगा ही लूंगा। एडवर्टीजमेंट वाला बोलता है पैसे तो लूंगा ही लूंगा, फिर चाहे बिजनेस इनका प्रॉफिट में चले कि लॉस में चले। सिमिलरली अगर आपने पार्टनर की जगह रेंट पे ली है तो बेटा वो पार्टनर रेंट भी प्रॉफिट की वजह से क्यों एलोकेट करे, वो भी उसको लेना ही लेना चाहिए। क्योंकि अगर वो देता ही ना तुम्हें जगह, ये तो उसने इनिशिएटिव दिखाया और बोला कि चलो मेरी जगह रेंट पे ले लो, मेरे पास पड़ी हुई, अगर ना वो देता तो बाहर वाले व्यक्ति से तुम रेंट पे जगह लेते तो बेटा वो तुमसे रेंट पक्का लेता ही लेता, या तब रेंट लेता अगर तुम प्रॉफिट में होते, पक्का लेता ही लेता। ऐसे ही बेटा बैंक तुमसे इंटरेस्ट ऑन लोन इंटरेस्ट लेता ही लेता है, जब तुम प्रॉफिट में होगे तभी इंटरेस्ट लेगा, लेता ही। तो ये तो बेटा अच्छा पार्टनर है, इसलिए खुद से तुम्हें ये सर्विसेज दे रहा है, तो तुम उसके साथ भी गलत नहीं करोगे, तुम उसकी इन दोनों चीजों को क्या बनाओगे, चार्ज और एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं बना सकते। ठीक है जी। और अगर अकाउंटेंट ने P&L में इसको नहीं लिखा और सीधा इन दोनों चीजों को इग्नोर करके नेट प्रॉफिट लिख दिया तो हमको इसका रेक्टिफिकेशन P&L एप्रोप्रिएशन में करना पड़ता है। और हम लोग यहाँ बाय नेट प्रॉफिट में क्या करते हैं, पहले माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन और माइनस करेंगे रेंट टू पार्टनर, फिर जो नेट प्रॉफिट आएगा वो यहीं पर है। अगर उसने P&L में इन दोनों चीजों को डेबिट नहीं किया होगा तो हमें यहां पर इसको ठीक करना पड़ेगा। सर हम इन दोनों चीजों को डेबिट में भी तो लिख सकते हैं, बेटा डेबिट में नहीं लिख सकते। डेबिट में लिखोगे तो मैथमेटिकली तो आंसर ठीक होगा, क्रेडिट में से माइनस करना है, डेबिट में लिखना एक ही बात होती है, लेकिन कंसेप्चुअली गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर तुमने इन दोनों को डेबिट में लिख दिया इसका मतलब तुमने इनको क्या मान लिया, तुमने इनको एप्रोप्रिएशन मान लिया, जबकि ये दोनों चीजें चार्ज होती हैं लेकिन एप्रोप्रिएशन नहीं होती। इसलिए तुम्हें इनको यहां पर ना लिख के तुम्हें इनको P&L में से यही माइनस करना। और इसके अलावा पार्टनर को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा। तो ये टोटल पैसा इकट्ठा हो गया पार्टनर्स के लिए। अब पार्टनर्स को इनमें से कैसे कैसे चीजें दी जाती है उसको हम लोग एप्रोप्रिएशन करते हैं, जैसे कि सैलरी, जैसे कि कमीशन अगर दी जाएगी, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और देखो यहाँ पर मैंने लिख के कटवा रखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन लिखेंगे क्या, नहीं, रेंट टू पार्टनर लिखेंगे क्या, नहीं, इनकी एडजस्टमेंट यहाँ पर करते हैं। और अल्टीमेटली जो आएगा वो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बेटा ये चीजें आपने पहले भी पढ़ी, बस रिवीजन हो रही है, याद आ रहा है कुछ कुछ क्लास 12 शुरू की कुछ चंद क्लासेस ये आपको पढ़ाया गया था, स्कूल में अलग, कोचिंग ली होगी तो वहां पर बेटा अलग। ओके, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आ जाता है फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का। मैनेजमेंट अपने अपने हिसाब से दो तरीके से कैपिटल अकाउंट ओपन करती है। एक मेथड होता है उनका फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड का मतलब है जो कैपिटल रहेगी वो फिक्स्ड रहेगी, और एक अकाउंट हम और ओपन कर देंगे जिसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट। यहां पर दो अकाउंट मैनेजमेंट ओपन करती है, वो कहती है जहां पर ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा हो और पार्टनर का बैलेंस बहुत हाई हो जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो उसमें क्लैरिटी लाने के लिए और फ्रॉड वगैरह कम होने के लिए दो अकाउंट ओपन करे जाते हैं। बेटा आज के टाइम पे कोई पर्सनल एक इंडिविजुअल भी यही काम करता है। सर कैसे, जैसे बेटा मान लो मेरा जो बैंक का अकाउंट है जिससे मेरी मोबाइल बैंकिंग लिंक्ड है, मोबाइल बैंकिंग का मतलब मेरा उससे पेटीएम बेटा लिंक है, मेरा उससे उबर कैब का अकाउंट लिंक है, और जितनी भी चीजें हैं मेरी सब ब्लिंकिट बेटा लिंक्ड है, सब चीजें इससे लिंक्ड है और मैं फ्रीक्वेंटली पेमेंट करता रहता हूं। तो मुझे डर है कि यहां पर कहीं कोई गलती से पेमेंट ना हो जाए, मेरा मोबाइल बैंकिंग के साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, तो मेरा अच्छा खासा बैलेंस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
इसलिए मैंने एक रूल बना रखा है कि ये जो मेरा बैंक अकाउंट है, जो मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड और ये सब ओटीपी इन सब से लिंक हुआ है, उसमें मैं खाली अपना 1 लाख रुपए ही रखूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा नुकसान होगा भी कितना, कर ले बेटा हैक जो मर्जी कर ले, 1 लाख का ही नुकसान होगा ना। 1 लाख मेरा खर्च होता है, मैं इसमें और डाल देता हूँ, रखूंगा 1 लाख ही। 1 लाख भी बहुत अच्छी फिगर है, कोई एक दिन में तो खर्च नहीं हो जाता इन चीजों में, लेकिन इससे ज्यादा कभी भी नहीं मैं डालूंगा। और जो मेरा जो मेजर अमाउंट है वो मैंने एक अलग बैंक अकाउंट लिया हुआ है, उसमें ज्यादा रहता है। और बेटा उस अकाउंट का ना मैंने कोई डेबिट कार्ड लिया, ना मैंने मोबाइल बैंकिंग ली, ना मैंने पेटीएम लिंक किया, ना मैंने कुछ किया। तो बेटा क्या इस बैंक अकाउंट से पैसे कोई निकाल सकता है? निकलेगा तो चेक से निकलेगा, और चेक बुक मेरे घर पे है और साइन मैंने की नहीं हुई, और साइन मेरे होने चाहिए और पूरी वेरिफिकेशन होगी। तो ये क्या मेरा सेफ अकाउंट है कि नहीं? ये वाला तो मोबाइल चोरी हो जाए तो भी डर लगने लग जाएगा, और ओटीपी इधर उधर हो जाए तो भी डर लगेगा। ये थोड़ा खतरनाक अकाउंट है, लेकिन मेरा लॉस ज्यादा हो नहीं सकता। मैंने 1 लाख से ज्यादा इसमें बैलेंस ही नहीं रखना। बात समझ में आ गई बेटा? यस और नो? ऐसे ही यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म में भी 2 अकाउंट खुलेंगे। एक कैपिटल अकाउंट जो मेरा मेजर अकाउंट होगा, इसमें मेजर आज तक के जो पैसे बचते रहते हैं वेल्थ क्रिएशन के लिए मैं इकट्ठा करता रहता हूँ, और करंट ईयर की जो कमाई है वो सिर्फ करंट अकाउंट में आती है, जिसमें बहुत उथल पुथल होगी, रोज की ट्रांजेक्शन होगी, कभी ओपन करना है कभी क्लोज करना है, ये नहीं होगा। इसलिए इसमें मैंने अपना पैसा सेव करके रख दिया। ठीक है बेटा? घर की वो अलमारी जो दिन में 50 बार खुलती है, उसमें वैल्यूएबल्स रखते हो या वहां रखते हो जिसमें कुछ नहीं खुलेगा और ताला लगा के रख दिया? ठीक है, तो ये वो वाली अलमारी है जिसको खोलना ही नहीं है अनटिल अनलेस कोई मेजर काम ना हो जाए, या ये बैंक का लॉकर है, इसको ऐसा मान के चलो। तो इसमें क्या क्या घटनाएं होंगी? शुरू की कैपिटल आएगी, और आपने कैपिटल ही ऐड कर दी वो आएगी, कैपिटल कभी विड्रॉ कर ली वो आएगी, और क्लोजिंग कैपिटल जो आ गई वो आएगी। कैपिटल मुझे विड्रॉ करने की जरूरत भी क्या पड़ेगी जब मेरा कुछ पैसा तो करंट में ही है। हाँ, जब कोई मेजर अमाउंट चाहिए होगा, वो रोज रोज तो नहीं चाहिए, कोई बड़ा ही कुछ काम करना है, कोई इमरजेंसी आ गई, घर खरीदना है, कुछ ऐसा गाड़ी खरीदनी है, तो इसको टच करूंगा, नहीं तो मेरा करंट अकाउंट ही काफी है। करंट अकाउंट में क्या आएगा? रिजर्व जो आपको मिल रहे हैं, प्रॉफिट लॉस जो रेगुलरली मिल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा, सैलरी का पैसा, कमीशन का पैसा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये बेटा चलते फिरने वाला अकाउंट है, इसमें रोज कोई ना कोई ट्रांजेक्शन चलती रहेगी। डन। तो और एक अकाउंट होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड, एक तरीका होता है। तो जहां पर पार्टनरशिप फर्म ही छोटी सी है, नई नई फर्म ओपन हुई है, इनके 2 अकाउंट क्या खोलने, पैसा ही नहीं है अभी पार्टनर के पास, तो एक ही अकाउंट में ये सारी एक्टिविटी हो जाएंगी, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लक्चुएटिंग मेथड। और फिक्स्ड में क्या है? एक कैपिटल अकाउंट है जो फिक्स बना रहेगा, फ्लक्चुएशन कहां पर होगी? करंट अकाउंट में। और फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनेगा जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट, और उसी में सारी ट्रांजेक्शन होगी। अब बेटा मेरे पास बैलेंस ही 50-60 हजार का, 2 अकाउंट खोल के क्या करूंगा? एक ही अकाउंट है, उसी में सब कुछ होता है। ठीक है जी? तो इफ, और साथ में अगर क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट विच मेथड टू ऑप्ट, कौन सा मेथड ऑप्ट करना है? ऑलवेज ऑप्ट फॉर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ओनली। करंट अकाउंट बनाएंगे ही नहीं, सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट, उसी में सारी ट्रांजेक्शन। और अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलेगा कि यहां पर फिक्स्ड कैपिटल मेथड ऑप्ट होता है, तो एक कैपिटल अकाउंट खुलेगा और दूसरा करंट अकाउंट खुलेगा। याद है बेटा? ये चीजें पढ़ी हुई हैं आप लोगों ने। आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब पार्टनर का ड्राइंग करने का तरीका एक पैटर्न बेस्ड हो सकता है। कुछ पार्टनर सोचते हैं कि भाई अगर हम लोग जॉब करते हैं ना, तो हमको महीने में एक ही दिन सैलरी मिलती, जॉब वाले को एक ही दिन मिलती, और एक बजट बन जाता है, फिर उस हिसाब से खर्चा करना है, तो एक डिसिप्लिन आता है लाइफ में, और ओवर स्पेंडिंग नहीं होती। और जब पता है खुद का बिजनेस है, तो जब भी जो भी पैसा निकाल ले उससे ओवर स्पेंडिंग हो जाती है, खर्चे ज्यादा हो जाते हैं, तो दिक्कत आ जाती है। इसलिए उन्होंने कहा हम अपने बिजनेस में भी पैटर्न बनाएंगे, उसको बोलते हैं पैटर्न बेस्ड ड्राइंग। वो पैटर्न क्या हो सकता है? मंथली पैसा लेंगे, क्वार्टरली पैसा लेंगे, या हाफ ईयरली पैसा लेंगे। और एक दूसरा तरह का पार्टनर जो कहता है मैं इन चक्रों में नहीं पड़ता, जब अपना बिजनेस ही है तो भी इतना सोचना पड़े, फिर फायदा ही क्या अपने बिजनेस का, जब मन करेगा तब पैसे विड्रॉ करूंगा। ठीक है, कोई फिक्स तारीख नहीं है, तो उसका क्या तरीका हुआ? हैव जेड मैनर या हैव जेड पैटर्न। कोई फिक्स पैटर्न नहीं, एनी अमाउंट विड्रॉ करेगा ऑन एनी डे, जब मन करेगा तब अमाउंट वो विड्रॉ कर सकता है जितना उसको चाहिए। तो 2 तरह के पार्टनरशिप फर्म में अलग अलग तरीके यूज कर रहे हैं, और हमको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे होगा। ठीक है बेटा? याद है कुछ ऐसे आपने चीजें पढ़ी हुई? तो बेटा अगर पैटर्न बेस्ड ड्राइंग है, पैटर्न बेस्ड ड्राइंग, अगर ड्राइंग है किसी पैटर्न के थ्रू हो रही है, पैटर्न बेस्ड ड्राइंग, और पैटर्न मैंने आपको बताया कैसे कैसे हो सकते हैं। अगर हम लोग बात करें मंथली पैटर्न है,
तो मंथली के अंदर भी अलग अलग पैटर्न हो सकते हैं। कितने? 3 पैटर्न हो सकते हैं मंथली में भी। कब? एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द मिडल ऑफ ईच मंथ एंड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। लेट्स सपोज हमारा फाइनेंशियल ईयर यही है, अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो अप्रैल के महीने की ड्राइंग कब होगी? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ मतलब 1 अप्रैल को, मिडल ऑफ ईच मंथ मतलब 15 अप्रैल को, और एंड ऑफ ईच मंथ का मतलब हाँ जी 30 अप्रैल को। ये रहेगी हमारी ड्राइंग का पैटर्न। ओके, तो इसके अंदर जब हमारा ये पैटर्न रहेगा, चाहे तो आप बिगिनिंग वाला फॉलो करो तो आपका पैटर्न रहेगा 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, और आखिरी ड्राइंग आपकी कब हो जाएगी? 1 मार्च को हो जाएगी। ऐसे अगर आप मिडल वाला पैटर्न उठाएं तो 15 मई, 15 जून, और आपकी जो आखिरी ड्राइंग है वो 15 मार्च को होगी। और अगर आप एंड वाला उठाएं तो 30 अप्रैल के बाद 31 मई, 30 जून, और आखिरी वाली आपकी ड्राइंग हो जाएगी 31 मार्च को। कोई एक पैटर्न आपको ऑप्ट करना है, और हमको क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाली जाती है? एवरेजली आपने कितने मंथ्स पे पैसा उठाया उसी बेसिस पे होती है। तो हम लोग कैसे निकालें? अगर मैंने बिगिनिंग ऑफ अ मंथ को ऑप्ट करा तो ड्राइंग कैसे निकलेगी? ड्राइंग निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और दोनों की क्या कर देंगे? दोनों की कर देंगे हम एवरेज डिवाइड बाय 2। तो अगर हम लोग बेटा बिगिनिंग को सोचें तो टाइम लेफ्ट पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे? पूरे 12 महीने। और आखिरी ड्राइंग के बाद तो 12 प्लस 1/2 कितना हो गया? 13/2, मतलब 6.5। और मिडल की बात करें तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11.5 महीना बचा, और 15 मार्च के बाद आधा महीना बचा, तो ये क्या हो गया? 6। और एंड की बात करें बेटा कितना महीना बचा? और एंड में क्या बचा? कुछ भी नहीं, तो कितना? ठीक है जी। तो हमारे पास एवरेज ड्राइंग के मंथ्स कितने निकल के आए? 6.5, 6 और 5.5। ये हमने पढ़ा मंथली बेसिस के लिए। ऐसे ही बेटा क्वार्टरली बेसिस है, और ऐसे ही हाफ ईयरली बेसिस। ओके, इसके लिए बेटा मैंने एक ट्रिक क्रिएट की है जिससे आपको ये सब काम धाम मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। वो ट्रिक क्या है? बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। आओ बेटा, क्या ट्रिक है? अगर हमें क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं होता कि पार्टनर ने कब ड्राइंग की, तो एक साल में महीने कितने होते हैं? 12 महीने। तो ये मानना भी बिल्कुल बेकार है कि उसने ईयर की शुरुआत में ही कर ली होगी, और ये मानना भी बड़ा वेग है कि उसने ईयर के एंड में कर ली होगी। तो ना मेरी चलेगी ना तुम्हारी चलेगी। आओ बार्गेनिंग करते हैं। तो बार्गेनिंग में कहां पहुंचेंगे कि ईयर के बिल्कुल मिडल में करी होगी, 6 महीने में। ना 0 ना 12, दोनों का एवरेज 6 महीने। ठीक है जी, ये तो बात समझ में आई। अब लेकिन अगर बिगिनिंग ऑफ मंथ है या बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयरली है या क्वार्टरली है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? अब देखो बेटा शॉर्टकट ट्रिक कैसे वर्क करती है। मान लो उसने मंथली बेस पे ड्राइंग करी, तो हमें ये तो समझ में आ गया कि एवरेज तो 6 ही होता है। तो मंथली में 3 पैटर्न बन सकते हैं, अभी हमने देखा। कौन कौन से? बिगिनिंग, मिडल और एंड। तो मिडल में तो एवरेज ही रहेगा, तो ये तो हो गया 6। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, तुमको आंसर देना। अजीब सा क्वेश्चन होगा पर आंसर लॉजिकल होगा। बेटा एक मंथ में कितने मंथ होते हैं? एक मंथ में एक ही मंथ होता है, यही तो होता है ना। अगर आपसे कोई बोलता है कि भाई 100 रुपए दियो, तो तुम कितने 100 रुपए देते हो? 100 का मतलब एक उसके आगे बाय डिफॉल्ट साइलेंटली लगा हुआ है, मानते हो ना। 100 का मतलब 100 होता है। कोई कहता है 100 रुपए दे, तो हम 500 नहीं देते, 200 नहीं देते। 100 मतलब इसके आगे बाय डिफॉल्ट 1 है। तो एक मंथ में कितने मंथ है? वो 1 मंथ है। तो इस एक मंथ को, एक नंबर को बेटा ब्रेक करो 2 बराबर हिस्सों में। कितना कितना निकला? आधा आधा महीना निकला। बिगिनिंग में आधा जोड़ दो तो 6 में आधा जोड़ो, एंड में आधा हटा दो, कितना बचा? 5.5। तो क्या बना? 6.5, 6 और 5.5। यही बेटा हमने यहां मेहनत करके निकाला था, 6.5, 6 और 5.5। ये हुआ मंथली सिस्टम का। और ऐसे ही अब हम बात करेंगे क्वार्टरली का। तो क्वार्टरली की बात करो तो बेटा क्वार्टरली की अगर हम लोग बात करें, अगेन बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर एंड एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो मिडल में तो 6 ही आएगा। अब मुझे बताओ एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं? 3 मंथ होते हैं। तो बेटा 3 महीने को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ो,
1.5 महीना और 1.5 महीना, 1.5 महीना बिगिनिंग में ऐड कर दो 7.5, एक जो है 1.5 हटा दो, कितना आया 6.5, तो कितना बना 7.5, 6 और 6.5। ऐसे ही बेटा हाफ ईयरली का, ऐसे ही बात करें हम लोग हाफ ईयरली के लिए, हाफ ईयरली में भी हो सकता है बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर किया या मिडल ऑफ हाफ ईयर किया या एंड ऑफ हाफ ईयर किया। तो बेटा एक हाफ ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 6 महीना, मिडल में तो 6 ही आएगा। 6 महीने को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ो, 3, बिगिनिंग में 3 ऐड कर दो 9, एंड में 3 माइनस कर दो। तो हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, हम इसी बेसिस पे कोई भी पैटर्न हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? शायद आपने ट्रिक पढ़ी होगी बचपन में भी, शायद कुछ ने नहीं भी पढ़ी होगी। ठीक है जी, तो पता होना चाहिए आपको, ये क्लास 12th की आपकी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी कर रखी हैं कैलकुलेट करके, बाकी ट्रिक्स तो मैंने आपको बताई दी है। ठीक है जी, तो देखो ये ट्रिक है जो अभी आपको बताई, बाकी पूरा एक्सप्लेनेशन दी। लेकिन अगर हैवजेड मैनर हो, उल्टा पुल्टा मैनर, कोई भी पैटर्न नहीं, पहली ड्राइंग 20 अप्रैल को, फिर 18 अगस्त को, फिर 6 अक्टूबर को, फिर 9 दिसंबर को, 14 फरवरी को, 23 मार्च को, कोई पैटर्न है? कोई भी पैटर्न नहीं। इस तरीके से अगर कोई पार्टनर ड्राइंग कर रहा है तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेगा? हाँ जी बेटा, 2 तरीके हमारे पास, एक है सिंपल मेथड और दूसरा है प्रोडक्ट मेथड। सिंपल में कुछ नहीं करना, हर एक ड्राइंग को इंडिविजुअल मानते हुए अमाउंट इंटू रेट इंटू कितना टाइम वो ड्राइंग का आपने फायदा उठाया, डिवाइडेड बाय मंथ है तो 12, डेज है तो 365 इंटू 100। और अगर प्रोडक्ट बेस्ड मेथड है, अगर प्रोडक्ट बेस्ड मेथड है तो क्या करेंगे? तो भी बहुत सिंपल है, वहां पर आपको टेबल बना के करना होगा। करा हुआ बेटा कभी? टेबल मेथड से करेंगे और आपको देखना है नंबर ऑफ डेज कितने बचे हैं टिल 31 मार्च। जितने भी डेज बचेंगे उतने आप डेज यहाँ पर लिख देंगे, डेज आते रहेंगे। अमाउंट आपका आया ही हुआ है हर ड्राइंग का, आप बेटा इन दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे और फिर सम ऑफ प्रोडक्ट को डिवाइड कर देंगे अमाउंट से। तो अभी आपके पास ड्राइंग निकल आएगी अगर हैवजेड मैनर है। ये नहीं पसंद तो सिंपल मेथड से एक एक ड्राइंग को अपना अलग अलग कैलकुलेट करें। ठीक है जी, जिससे भी करना आप कर सकते हो, आपको बस पता होना चाहिए। ओके बेटा, तो पार्टनरशिप में आपको हर एक चीज बस रिवाइज करके जानी है। क्वेश्चन जो आता है जनरली इसमें सब कुछ ही छोटा छोटा पूछ लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता है गारंटी गिवन टू अ पार्टनर। गारंटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। ये क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसको समझते हैं। बेटा देखो जी, क्या स्टोरी थी। कॉलेज के 3 दोस्त थे, 3 फ्रेंड्स थे। इसमें से 2 फ्रेंड्स तो बेटा ए और बी, ये तो अच्छी मतलब अच्छे खासे पैसे वाले थे, रिच दोस्त थे। लेकिन जो सी था बेटा, ये एवरेज मिडिल क्लास था, जिसके ऊपर जिम्मेदारियों का बहुत ज़्यादा था लेकिन घर वालों का पैसा कम था। तो इन दोनों ने तो कॉलेज में खूब मस्ती करी और सोचा हमें कौन सी नौकरी करनी, हम तो कोई बिजनेस करेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है, पैसा ही माँ बाप का इतना है, हम नौकरी वोकरी नहीं करेंगे। ये बच्चा बेटा अच्छे से पढ़ाई करता रहा और इसने कॉलेज से बाहर निकल के ही एक जॉब पकड़ ली अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। इनको कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर इन लोगों ने दोनों ने स्टार्टअप करने की सोची। कोई इन्होंने मान लो आईटी रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट करने की सोची कि हम लोगों की वेबसाइट बनाएंगे और हम जो पोस्ट जो सब सोशल मीडिया का काम होता है वो सब करेंगे और भी चीज़ें करेंगे जिसमें इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया दोनों ने मिलकर, लेकिन इनके बिजनेस को उतनी प्रोग्रेस नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। तो इन्होंने सोचा हम लोग कोडिंग में थोड़ा वीक है क्योंकि अच्छे से पढ़े नहीं, हमको मार्केटिंग भी नहीं आती क्योंकि अच्छे से पढ़े नहीं, लेकिन हमारा वो जो एक दोस्त है वो अच्छे से पढ़ लिख गया और वो तो जॉब भी कर रहा है बढ़िया से, तो इसको हम अपने बिजनेस में पार्टनर बना लेते हैं। तो ये दोनों गए अपने दोस्त से मिलने, दोस्त ने घर पे बिठाया, चाय पानी पिलाया, फिर उन्होंने बात शुरू की कि यार हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो बिजनेस चल तो रहा है पर उस लेवल पे नहीं चल रहा जितना हम चलाना चाहते हैं, ये दिक्कतें आ रही हैं। तो मिस्टर सी ने कहा भाई जो तुमको काम की रिक्वायरमेंट है ना, यही एग्जैक्ट मेरी प्रोफाइल है जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, यही काम मैं उस कंपनी के लिए कर रहा हूँ। लेकिन कंपनी के तो कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, मैं अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली बहुत कुछ वहां नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अंडर द कंडीशंस ऑफ कंपनी करना था। उनकी एक एसओपी होती है। तो उन्होंने कहा भाई बहुत ही बढ़िया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तू हमारे बिजनेस में आ जा और बढ़िया से काम करेंगे। तो उसने कहा भाई मैंने बढ़िया से पढ़ा हुआ है कि बिजनेस इन्वॉल्व होता है रिस्क,
और अगर बढ़िया चला तो अच्छी बात है, तीनों पार्टनर में पैसे बटेंगे, लेकिन अगर उतनी इनकम ना हुई, अभी तो चल भी नहीं रहा उतना, तुम भी बता रहे हो, और मुझे बिजनेस को मुझे अपनी फैमिली को संभालने के लिए महीने का पक्का 50,000 रुपए तो चाहिए ही चाहिए। हालांकि मैं यहाँ 70,000 कमा रहा हूँ, लेकिन 50 तो मुझे चाहिए ही। जो हमारी फैमिली का खर्चा 50 है, मैं कैसे उनके खर्चे पूरे करूंगा? मैं डिपेंडेंट हूँ, या मेरे पे डिपेंडेंट है फैमिली। तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो 10 साल और मौज कर लो, इतना पैसा है तुम्हारे घर वालों के पास, टाइम पास कर रहे हो तुम, तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मेरे ऊपर तो टेंशन आ जाएगी ना अगर मैंने जॉब छोड़ दी। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम तेरा दुख दर्द समझते हैं, तू हमारे तभी भी बिजनेस में आ जा, और हम तेरे को गारंटी देते हैं, हम तेरे को गारंटी देते हैं कि हमारे बिजनेस में चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, या लॉस हो या कुछ भी हो, बेटा तेरे घर पे कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, तेरे को हम लोग 50,000 पर मंथ तो तब भी देते ही रहेंगे, अब कोई टेंशन। उसने कहा ये एग्रीमेंट कर लो भाई, नहीं तो बाद में दिक्कत होती है, कोई इश्यू नहीं है। उसने कहा ठीक है, हम एग्रीमेंट भी कर लेते हैं, और उसमें क्लॉज डाल दिया गया कि गारंटी पे रखा, मिनिमम गारंटी मिस्टर सी को तो महीने के 50,000 मिलेंगे ही, चाहे पार्टनरशिप हम प्रॉफिट कमाए, चाहे नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करें, चाहे लॉस कमाए, लेकिन सी को तो 50,000 अब मिलने वाले हैं। क्या आप सी को कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं, अब अपना ओपनली भी बढ़िया से काम कर सकता है। और इसके बियॉन्ड अगर कमाएगी फर्म, मान लो फर्म ने पहले महीने कमाए 3 लाख रुपए प्रॉफिट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, अब तो 1 लाख 1 लाख 1 लाख मिलेंगे, तो उसका तो और अच्छा होगा, और आगे ज्यादा कमाएंगे तो और बेनिफिट, लेकिन उसका जो लॉस है वो नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं गारंटी गिवन टू अ पार्टनर। समझ में आ गई बेटा? गारंटी इसमें 2 तरीके की होती है। मान लो ए और बी दोनों इसके घर तो गए थे, लेकिन ए नहीं जानता था, बी ही बस सी को जानता था, ए कोई अलग पर्सन था, तो बी ने ही सी पे कॉन्फिडेंस जताया, तो ए ने कहा कि भाई अगर उसके उतने पैसे नहीं बने ना तो तू अपने ही शेयर से दियो, मैं नहीं दूंगा, मैं सी को नहीं जानता, ना मुझे सी पे कोई भरोसा है, मैं तो जानता ही नहीं। तो बी ने बोला ठीक है भाई, मैं गारंटी ले रहा हूं, बंदा काम का है, उसके आते ही हमारी बिजनेस में 4 चांद लग जाएंगे। तो अगर मान लेते नहीं कोई होता ऐसा बिजनेस अच्छा, तो फिर मैं अपनी जेब से दूंगा। तो गारंटी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी 2 प्रकार की होती हैं? एक होती है फर्म्स गारंटी। फर्म्स का मतलब उस पार्टनर को छोड़ के बाकी सब लोग गारंटी दे रहे हैं, तो अगर शॉर्टफॉल आया, अगर शॉर्टफॉल आ गया तो उसको बियर भी कौन करेगा? ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट वो जिसको गारंटी मिली। और अगर बेटा किसी की स्पेसिफाइड गारंटी हुई, उसको हम बोलते हैं पार्टनर गारंटी, किसी एक ही पार्टनर ने गारंटी दी है। अगर ऐसी गारंटी हुई तो अगर शॉर्टफॉल आया तो उसको पे भी कौन करेगा, पूरा भी कौन करेगा? ओनली दैट पार्टनर, सिर्फ वही पार्टनर जिसने गारंटी दी थी। क्या चीज लॉजिकल है कि नहीं है? बिल्कुल लॉजिकल है। और सर अगर कमी आ गई 50,000 की जगह, मान लेते हैं जो प्रॉफिट बने वो खाली 25,000 बने, तो देने तो 50 है, अब एक्स्ट्रा 25,000 किस रेशियो में दिया जाए? कैपिटल रेशियो में देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे। बेटा हमने बोला सी को कि तेरे को 50,000 पक्का मिलेंगे, और प्रॉफिट हुआ टोटल मान लो खाली 30,000, तो बनते हैं 10,000, उसके तो 10 ही बना। अब जो 40,000 उसको और देना है, ये 40,000 कौन देगा? फॉर्म गारंटी में इक्वल दे देंगे बेटा। अगर ए और बी की आपस में रेशियो 1:4 है तो भी इक्वल देंगे, तो अपनी रेशियो में देंगे, तो रेशियो हुआ ना आंसर। अब ऑप्शन ऐसे ही आएंगे, इक्वल है कि रेशियो? आंसर बताओ, रेशियो। बेटा इसका देखो पहली प्रेफरेंस तो क्या है, जो पहली रैंकिंग है, पहली प्रेफरेंस होगी किस तरीके से देंगे? अगर आपका गारंटी का ही क्लॉज ने कोई रेशियो दी है तो गारंटी के क्लॉज वाली रेशियो सबसे पहले एप्लीकेबल होगी। अगर गारंटी के क्लॉज की कोई रेशियो ही नहीं है तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो एप्लीकेबल होगी। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी नहीं है तो लास्ट में बेटा इक्वली होता है। इस बात को ध्यान में रखना, पहली प्रायोरिटी जो गारंटी के क्लॉज वाली रेशियो है। हो सकता है ए और बी की आपस में रेशियो 1:4 हो, पर उन्होंने लिखा अगर सी को पैसे देने में दिक्कत हुई तो हम जिस रेशियो में देंगे वो है 2:5। तो 2:5 अप्लाई होगी कि 1:4? 2:5 गारंटी की स्पेसिफाइड अगर रेशियो है, और वो नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:4, और वो भी नहीं है तो अब दोनों इक्वली देंगे। क्लियर बेटा? तो यही मैंने सब चीजें कॉन्सेप्ट में भी लिखवाई हुई हैं, अगर आपको इसको पढ़ना हो। ठीक है जी, देखो लिखा हुआ है गारंटी बाय फर्म या गारंटी बाय स्पेसिफिक पार्टी। हाँ जी हाँ, ये तुम्हें मिल जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है। इन केस ऑफ एनी डेफिशिएंसी फर्म और पार्टनर विल कंट्रीब्यूट टू मेक इट गुड इन द रेशियो जो उन्होंने डिसाइड की है,
गारंटी की रेशियो। इन द एब्सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन रेशियो, अगर है ही नहीं कुछ कंट्रीब्यूशन रेशियो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एप्लीकेबल हो जाएगी, और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी नहीं है तो ऑब्वियसली इक्वल रेशियो एप्लीकेबल। समझ में आया बेटा? ये था आपका फंडामेंटल का कॉन्सेप्ट। याद आ रहा है कुछ कुछ आपने पढ़ा हुआ? अब क्वेश्चंस तो आपको करने हैं, क्वेश्चंस भी आपके पास बुक में है, और अगर आपको कम क्वेश्चंस करने हैं, मेरी बुक में तो शायद थोड़े ज़्यादा हैं, तो आप सिर्फ इंस्टीट्यूट के भी क्वेश्चन देख के चले जाओगे तो आपका काम बन जाएगा। उतनी मारामारी नहीं है, आपको उतने सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट गो थ्रू, और आपको सारे आपके क्लास 12th के ही क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेंगे। बेटा 12th से ऊपर नहीं आता, बस उसी लेवल तक का। नहीं, एडिशनल कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा JLP का कॉन्सेप्ट है, वो आपने शायद नहीं पढ़ा होता, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, और एक LLP है, बाकी तो सारा का सारा ही सेम है। डिसोल्यूशन तक तो आपने पढ़ा ही हुआ, वहाँ तक सब सेम। ठीक है जी, तो वो आप पढ़ के आएंगे तो आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। ओके बेटा, समझ में आई बात? आगे चलें तो नेक्स्ट है वेरी 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 सिंपल टॉपिक, जिसका नाम क्या है? गुडविल। ये बच्चों का फेवरेट टॉपिक होता है। कुछ भी नहीं है बेटा, इसमें क्या बताऊं मैं तुम्हें, बताओ बेटा। ये वैल्यू है किस चीज की? रेपुटेशन की, बिजनेस की, जो इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर हम कैलकुलेट करते हैं कि आप कितना ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट कमा लेंगे हमारी गुडविल लेकर। नॉर्मल तो सभी कमा रहे हैं इंडस्ट्री में, अगर मैं उससे ज्यादा कमाता हूं मतलब मेरे बिजनेस में क्या है? मेरे बिजनेस में गुडविल एग्जिस्ट करती है। तो गुडविल इज नथिंग, गुडविल कुछ नहीं है, नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट ओल्ड कस्टमर विल रिजॉर्ट टू ओल्ड प्लेस। क्या बोला जाता है कि गुडविल कुछ नहीं है, बस इतनी सी बात है कि जो ओल्ड कस्टमर है वो बार बार ओल्ड प्लेस पे ही जाता जाएगा। वो क्यों जाता जाएगा? क्योंकि उस प्लेस की क्या है? गुडविल है, बार बार उसी जगह पर सब कस्टमर जाएंगे। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है और इसको AS26 इशूड बाय ICAI गवर्न करता है। क्या क्या कारण होते हैं कि हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं? पहला, जब चेंज इन PSR होता है तो गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो गुडविल उसकी कैलकुलेट करनी होती है। जब पार्टनर रिटायर होता है, डेथ होती है, तब करनी पड़ती है। जब पूरा बिजनेस बेच देते हैं जिस अगले बिजनेस को, वो गुडविल उसके लिए कैलकुलेट करनी होती है। या जब आपका बिजनेस डिसॉल्व हो जाता है या वाइंड अप हो जाता है तो भी आपको गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो ये तो देख लिया कब कैलकुलेट करनी पड़ती है, लेकिन मेथड क्या होते हैं गुडविल कैलकुलेट करने के? पहला, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें भी दो मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बेटा ये चीजें जो आपने बचपन में पढ़ी है। हाँ, वेटेड भी इसी के अंदर है, वो एवरेज का ही पार्ट है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी हो सकता है, वो मैंने आपको एवरेज में ही एक्सप्लेन करा। ठीक है जी, अब ये बहुत सिंपल चीजें आपने बचपन से पढ़ी हुई है बेटा। एवरेज प्रॉफिट निकालना हो तो कैसे निकलेगा? हाँ जी, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू सम ऑफ ऑल ईयर्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब बताओ ये तुम दोबारा पढ़ोगे क्या? और गुडविल निकालनी हो, गुडविल निकालनी हो तो कैसे निकलेगी? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये आपकी बेटा गुडविल निकल गई। ऐसे ही आपको सुपर प्रॉफिट निकालना हो तो वो कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट खुद कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR, नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाता है। हाँ जी, और इसके बाद गुडविल निकालनी हो सुपर प्रॉफिट से तो क्या होगा? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। NRR आपको हमेशा क्वेश्चन में बेटा गिवन होती है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड आप निकाल सकते हैं एसेट माइनस लायबिलिटी। ये पूरा का पूरा आपका गुडविल निकालने का तरीका है, वही सब चीजें लिखी हुई हैं। ये देखो, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR। ठीक है जी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सब लिखा हुआ है। इट इज द रेट ऑफ रिटर्न अर्न्ड बाय इंडस्ट्री इन विच बिजनेस इज ऑपरेटिंग। इट इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। ये हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है ये भी मैंने बता दिया आपको। इट मीन्स दैट हाउ मेनी ईयर्स प्रॉफिट कैन बी सस्टेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ गुडविल। जो गुडविल है इसके प्रेजेंस से कितने साल प्रॉफिट मैं कमा सकता हूं विदाउट एनी फर्दर वर्क। मैं कुछ ना भी करूं, मेरे पुराने लोगों ने ऐसी गुडविल बना रखी है कि मेरे पास बिजनेस आता रहेगा, कस्टमर आता रहेगा। वही क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट हम पढ़ चुके हैं, इट इज रेफर टू एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट AP माइनस MP। ठीक है जी, नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कैसे गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं, क्या जर्नल होती है?
गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे क्योंकि वो तो गेन कर रहा है, तो गेन वाला कंपनसेट करेगा जो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो गेन का पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट का मतलब कम करेंगे और सेक्रीफाइसिंग वाले को दे देंगे तो उसका कैपिटल क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते कैसे हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। पहले कितना था, जो ज्यादा था, अब कम है तो मतलब मैंने सेक्रीफाइस कर दिया। और यही मुझे गेनिंग रेशियो निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, गेनिंग रेशियो इक्वल टू, हाँ जी, गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू, अब ज्यादा है पहले कम था मतलब मैंने गेन कर लिया, तो ये मेरी क्या बन जाएगी, गेनिंग रेशियो बन जाएगी। गॉट इट बेटा। इसके बाद आगे चलें तो एक शॉर्टकट ट्रिक भी लगती है जब आपको गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकालनी पड़ती। सर क्या, अगर आपके पास ओल्ड रेशियो गिवन है और शेयर ऑफ न्यू पार्टनर गिवन है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा किसके इक्वल होगी, ओल्ड रेशियो के इक्वल हो जाएगी। सिर्फ दो कंडीशन होनी चाहिए, जब आपको ओल्ड रेशियो गिवन है और शेयर ऑफ न्यू पार्टनर गिवन है। पता है आप लोग को कि नहीं, तो आपकी शॉर्टकट ट्रिक लग जाती है। देखो मैंने यहाँ सब लिखा हुआ है, इफ OR इज गिवन, ओल्ड रेशियो इज गिवन एंड शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, देन सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसके इक्वल है, ओल्ड रेशियो। तो 2 to 1 जो ओल्ड है यही सेक्रीफाइसिंग बन जाए। और आप कैलकुलेट करना चाहो तो आराम से करो, पूरा पेज खर्च हो जाएगा लेकिन आंसर यही आएगा। ये ट्रिक आपका पेपर में बेटा 2-4 आपके मिनट बचा देती है। और जनरली जो क्वेश्चन आता है वो भी ऐसे ही होता है, आपको ओल्ड रेशियो दी होती है और शेयर ऑफ न्यू पार्टनर गिवन होता है, तो ये शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई हो जाती है। हाँ बेटा क्लियर, पता है आपको ऐसी शॉर्टकट ट्रिक मार्केट में अवेलेबल थी कभी, ठीक है जी, क्लास 12 में पढ़ी थी आपने। और चाहो तो आप कैलकुलेट करो, कैलकुलेट कैसे करेंगे, पहले न्यू रेशियो निकालो, फिर ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइसिंग निकालोगे और फिर भी देखोगे ये आंसर, ठीक है जी। तो वो हमारे पास यहाँ पर स्मार्ट वे से हम टाइम बचा सकते हैं। इसके बाद जब नया पार्टनर एडमिट हुआ तो उसकी बैलेंस शीट में, फर्म की बैलेंस शीट में पहले से कुछ ओल्ड आइटम्स होती हैं, जैसे कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो सकते हैं, कुछ लॉसेज हो सकते हैं, कुछ रिजर्व। इसका हम क्या करें, जैसे 31 मार्च 16 की बैलेंस शीट है, देखो इसमें क्या क्या है, जनरल रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, प्रॉफिट है, और P&L का लॉस है, और एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंडिचर है, जिसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिक्टिशियस एसेट भी बोलते हैं। और नए पार्टनर को एडमिट किया 1 अप्रैल 2016 में। तो बेटा ये जो बैलेंस शीट का जो सामान पड़ा हुआ है ये नए पार्टनर का है कि ओल्ड का है, तो बेटा ओल्ड को क्या करना चाहिए, नए व्यक्ति के आने से पहले खाली कर देना चाहिए, खा जाना चाहिए कि नया देख लेगा, उससे पहले ही अपने अकाउंट में पैसा रख लो। तो ये सारी चीजें ओल्ड पार्टनर अपने अकाउंट में ले लेगा, लेकिन किस रेशियो में, बता दो बेटा किस रेशियो में, सामान कौन सा है, ओल्ड, कौन से पार्टनर्स का है, ओल्ड, रेशियो भी कौन सी होगी, ओल्ड, सिंपल। सेक्रीफाइसिंग का तो कोई मतलब ही नहीं होता, यहां कौन सा सेक्रीफाइस चल रहा है, सेक्रीफाइस तो तब होगा जब नया व्यक्ति आएगा, मुझे भी अपनी फर्म में ले लो, रिक्वेस्ट करेगा, तो हम सोचेंगे ठीक है व्यक्ति भला आदमी है, चलो थोड़ा सा अपना शेयर सेक्रीफाइस करते हैं। अभी तो वो आया ही नहीं, अभी तो तुम ही बैठे हो ओल्ड वाले, तो अब तो ओल्ड रेशियो में बेटा बटेगा। तो जब ये बटेगा तो क्या एंट्री होंगी, जितने भी आपकी लाइबिलिटीज की आइटम मतलब फायदे बटेंगे, तो इन सब की जो नेचर होती है ना बेटा वो क्रेडिट होती है, ये मानते हैं आप, और एसेट वाले की नेचर डेबिट होती है। तो क्रेडिट को खत्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, तो एंट्री होगी, देखो एंट्री करी हुई है, GR डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन डेबिट, P&L डेबिट, और सारा पैसा ओल्ड पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर, और उनकी कैपिटल क्रेडिट करके आपने बढ़ा दी। और लॉसेस को क्या करेंगे, अब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, टू P&L लॉस, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बेटा मेरा पर्पस यही है कि मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट दिमाग आंखों के आगे ले आऊं जो कहीं ना कहीं छुप गए, पता सब है तुम्हें लेकिन कहीं ना कहीं टाइम के साथ फेल आउट हो जाते हैं। अब तुम्हें याद आ रहा होगा, अरे सर ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, तो बस वही तो मेरा ऑब्जेक्टिव है, कॉन्सेप्ट थोड़ी तुम्हें दोबारा से करवानी है, पता तो तुम्हें सब है, बस तुम्हें रिवाइज कराने है कि क्या चीज है, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है जब आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू किया जाता है। जब नया पार्टनर आता है तो आप कहते हो रुक जा, अभी बाहर खड़ा रहे, हमें अपने एसेट लाइबिलिटी को रीवैल्यू करने दे, पता तो चले कि हमारे एसेट लाइबिलिटी तेरे आने से पहले है कितने के, तू एकदम से आ जाएगा और हमारे एसेट्स को लाइबिलिटी को यूज करेगा, तो हम पहले पता तो लगा लें, ठीक है जी। तो हम अपने एसेट लाइबिलिटी का क्या कर रहे हैं, रीवैल्यूएशन कर रहे हैं। और जब हमारे एसेट रीवैल्यूड होता है, अपवर्ड वैल्यू बढ़ती है, तो क्या जर्नल होगी, एसेट को डेबिट करेंगे, एसेट टू रीवैल्यूएशन। जब वो डाउनवर्ड जाएगी तो क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन टू एसेट हो जाएगा। जब लाइबिलिटी का अमाउंट बढ़ेगा, लाइबिलिटी बढ़ गई
तो क्या होगा, रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी। जब लाइबिलिटी कम होगा तो लाइबिलिटी को डेबिट करेंगे। ये तो हो गया जर्नल की फॉर्म में। इसके अलावा हमको इसका अकाउंट बनाना आना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। पहली रिक्वायरमेंट होगी प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये इस पे बेटा कम से कम आपने 70, 80, 100 क्वेश्चन किया होगा। याद है आपको, आपने किया प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रिपेयर बैलेंस शीट, यही करते रहते थे। तो वही काम आपको यहाँ पर भी करना। अगर ऐसे डाउनवर्ड होगी तो डेबिट में लिखेंगे, अगर ऐसे अपवर्ड होगी फायदा, तो ये हैं सारे फायदे। क्या हैं सारे फायदे, ये क्या हैं सारे, ये है नुकसान। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। बस ये तो तुम्हें बेटा पता है। लाइबिलिटीज कम होगी फायदा हो गया, लाइबिलिटीज बढ़ गई नुकसान हो गया। सफाई करते वक्त एक अनरिकॉर्डेड एसेट मिली जो रिकॉर्ड ही नहीं करी थी। जब नया पार्टनर आ रहा था हमने सफाई करी अपनी एसेट की, एक टाइपराइटर मिला, तो क्या हुआ, फायदा हुआ। ओके बेटा, एक कैश बैंक का एक्सपेंस आ गया, वो हमारा लॉस हो गया। कोई एक लाइबिलिटी आ गई, ये भी क्या हो गया, नुकसान हो गया। दोनों को बैलेंस किया, अगर फायदे ज्यादा निकले, टोटल फायदा ज्यादा है, तो क्या बन जाएगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का। तो किस रेशियो में देंगे, ओल्ड रेशियो में देंगे। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। और अगर नुकसान ज्यादा हो गए तो क्या बनेगा, रिवैल्यूएशन लॉस। ये भी किसका है, ओल्ड पार्टनर का। किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो में बटेगा। कॉर्डिनेट बेटा बन जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी। इसके बाद एक और अकाउंट था जिसका नाम था मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। याद है किसी को, नहीं याद तो बेटा अभी वैसे था तुम्हारे कोर्स में, एक दो क्वेश्चन थे शायद इसके। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन ये क्या होता है, जब मैनेजमेंट बोले ठीक है भैया रिवैल्यूएशन तो हो रहा है। रिवैल्यूएशन का मतलब एसेट एंड लायबिलिटीज की वैल्यू तो चेंज हो रही है, ये तो हमें पता है, लेकिन हमको अपनी बैलेंस शीट में चेंज्ड वैल्यूज या ऑल्टर वैल्यूज शो नहीं करना। पार्टनर डज नॉट वांट टू शो द चेंज फिगर्स ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। कभी पढ़ा आपने, एक पॉइंट नीचे लिख देता था। तो इस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट ना बनके क्या बनेगा, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो उसी तरीके से बिहेव करता है। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह बनता है, फिर वो वापस से उल्टा हो जाता है, जिससे मैं इफेक्ट को नलीफाई करूं। कैसे बनेगा देखो जी, सबसे पहले तो देखो लिखा भी हुआ है, इट इज वेरी मच सिमिलर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। It is prepared when firm don't want to alter the figure of asset and liabilities and they just record the effect of changes in asset and liability through partners capital. बस वो effect of change देखना चाहती है through partners capital account। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा, स्टॉक की वैल्यू कम हो गई डेबिट में लिखेंगे, बैंक लोन बढ़ गया डेबिट में लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई फायदा क्रेडिट में, सन्डे क्रेडिटर्स फॉरगेट, उन्होंने फॉरगिव कर दिया, हमें पैसा मत दो, फायदा हो गया, क्रेडिट में लिखेंगे। टोटल लगाया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया, ए और बी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिया। बेटा क्या इसमें कुछ फर्क था, ऐसे रिवैल्यूएशन बनता था। अब इसी का सेकंड पार्ट एक और कॉन्टिन्यूशन में बनेगा, और जो चीजों को आपने डेबिट में लिखा था तो डेबिट में लिखने से उसकी वैल्यू पलट गई, चेंज हो गई, उनको आप क्या करोगे, क्रेडिट में लिखोगे। ये देखो आ गया ना दोनों क्रेडिट में। और जो चीजों को आपने क्रेडिट में लिखा था इनको क्या करोगे, डेबिट में लिखोगे। वापस से वैल्यू उतने अमाउंट पे आ गई, तो जो आपका प्रॉफिट आया था अब वो क्या हो जाएगा, वो अब आपका लॉस हो जाएगा। तो सर फिर फर्क ही क्या हुआ, क्या खेल खेले जा रहे हैं बेटा, बस फर्क एक ही है, जो प्रॉफिट है, जो पहला फेज है वो ओल्ड पार्टनर का है ओल्ड रेशियो में, और जो सेकंड फेज है अब नया पार्टनर आ चुका है, तो यहां पर कितने पार्टनर होंगे, सारे पार्टनर और न्यू रेशियो। इससे ऑटोमेटिकली आपका रिवैल्यूएशन का इंपैक्ट आ जाएगा। ठीक है जी, समझ में आया। पहला फेज एज इट इज रिवैल्यूएशन की तरह होगा, सेकंड फेज में सब कुछ ऑपोजिट कर देंगे तो प्रॉफिट लॉस बन जाएगा। अगर मान लो पहले लॉस आया होता तो वो प्रॉफिट बन जाता। बस फर्क यह है, पहले ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, अब न्यू पार्टनर न्यू रेशियो। बात समझ में आई, इसको बोलते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। इससे आपकी किसी एसेट लायबिलिटी का अमाउंट नहीं बदलेगा, क्योंकि मान लो अपने स्टॉक की वैल्यू 10,000 कम करी तो बेटा वापस से बढ़ा भी तो दी, तो फिर वही हो गई 1 लाख माइनस 10,000 प्लस 10,000, इट बिकम्स 1 लाख। बैंक लोन की वैल्यू आपने कम करी फिर बढ़ा दी तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो एज इट इज उतनी वैल्यू कर देता। गॉट इट, यस और नो। आगे चलो जी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसको डिटेल में समझेंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा नन्ना मुन्ना ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बाकी पार्ट करेंगे। ओके जी।
ठीक है जी, आगे के कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। एक हमारे पास पढ़ा हुआ है जीएलपी, जो आप लोगों ने आई थिंक 12th में नहीं पढ़ा होता, जो एक न्यू कॉन्सेप्ट है, ये बाद में करेंगे, पहले ओल्ड वाले आज कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, जब कोई पार्टनर डिजीज होता है या किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, उसको नहीं, उसके लीगल एग्जीक्यूटर को अमाउंट पेबल क्या क्या होता है। सबसे पहले जो उसका कैपिटल का बैलेंस होता है आज तक का, उसका जो गुडविल का शेयर होता है वो मिलता है। बैलेंस शीट में कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिजर्व होते हैं, इसका भी वो उसको कंट्रीब्यूशन मिलता है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिलता है, और शेयर ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, जो उसका डेथ की डेट तक है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से निकालते हैं, क्योंकि डेथ इज अ अनसर्टेन एक्टिविटी, ये किसी डेट पे होगी ये पक्का नहीं पता, तो उस डेट तक का प्रॉफिट निकालना थोड़ा सा सस्पिशियस है, आप एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, इसलिए उसको सस्पेंस के थ्रू निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या शेयर ऑफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, जो अभी हमने नहीं पढ़ा। खाली बात करेंगे प्रॉफिट अप टू डेथ, बाकी तो सब सिमिलर ही है। ये दो तरीकों से निकाला जा सकता है, पहला होता है टाइम बेसिस और दूसरा होता है टर्नओवर या सेल्स बेसिस। टाइम बेसिस के हिसाब से कैसे निकालते हैं अप टू डेथ? इन दिस केस इट इज एज्यूम्ड दैट प्रॉफिट हैज बीन अर्न्ड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ईयर। हम मान के चलते हैं कि प्रॉफिट यूनिफॉर्मली हुआ थ्रू आउट द ईयर। तो क्या करेंगे, हमें कुछ किसी भी ईयर के प्रॉफिट का बेस चाहिए होगा, जिसको हम बोलते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट। तो जो भी हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट रहता है, जनरली ये प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट रहता है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, मल्टीप्लाई बाय कितने महीने तक वो व्यक्ति आपकी पार्टनरशिप में था। मान लेते हैं 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, वो अप्रैल मई 30 जून को एक्सपायर हुआ, तो 3 महीने तो उसने सर्व किया ना, तो इनटू क्या करेंगे 3/12, और मान लो उसका जो रेशियो है वो 1/3 है, इनटू 1/3 कर देंगे, तो उस डिजीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। सर अगर वो पूरे मंथ एंड पे डेथ नहीं हुई, किसी और डेट पे हो गई 7 जुलाई को, तो फिर क्या करेंगे, डिवाइड बाय 365 कर देंगे, और इधर बेटा नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल एक एक दिन गिन के, और यहाँ पर हो जाएगा 365। तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे। समझ में आया? ये तुमने काम पहले भी किया हुआ है। और ये जो प्रॉफिट उस पार्टनर को मिलेगा, इस किसके थ्रू मिलेगा? P&L सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ये एग्जैक्ट इतना ही होता ये हमें नहीं पता, लेकिन जिसकी डेथ हुई है बेटा, उसके जो एग्जीक्यूटर है उसको इमीडिएट पैसा चाहिए, तो हम उनको टाल नहीं सकते। हम नहीं कह सकते पहले पूरा ईयर ओवर होने दो, फिर साल का करंट ईयर का एग्जैक्ट प्रॉफिट पता चलेगा तब देंगे। नो, उनकी डेथ हुई 30 जून को, आपको फटाफट उनको प्रॉफिट देना है, चाहे थोड़ा ऊपर नीचे भी चला जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गॉट इट? और दूसरा तरीका होता है टर्नओवर बेस्ड। टर्नओवर बेस्ड में क्या होता है, आपको आज तक का प्रॉफिट नहीं पता, लेकिन आपको आज तक की टर्नओवर तो पता है। टर्नओवर हर बिजनेस को रोज की पता हो सकती है, लेकिन प्रॉफिट रोज का पता नहीं हो सकता, प्रॉफिट ईयर एंड पे पता चलता है। इसीलिए 30 जून तक की आपकी जो भी टर्नओवर है वो आप निकाल लेंगे, और आपका टर्नओवर पे प्रॉफिट कमाने का जो रेशियो है, दैट इज प्रॉफिट ऑन सेल्स, प्रॉफिट ऑन सेल्स वो आपके पास गिवन होगा। और मान लो अभी तक आपकी टर्नओवर हुई है 3 लाख की, और प्रॉफिट ऑन सेल है 20%, इसका मतलब 60,000 का प्रॉफिट हुआ अभी तक। तो क्या करोगे, 60,000 इंटू उस पार्टनर का जो शेयर है 1/3 कर देंगे, तो वो 20,000 बन जाएगा। सर क्या यहां पर वो 3 महीने काम करके गया, तो क्या 3/12 नहीं करेंगे? 3/12 बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो टर्नओवर है ये खुद ही 3 महीने की थी। तो ये गलत मत करना, नहीं तो 2 बार वो 3/12 हो चुका है। ये ऑलरेडी 3 महीने का, तुमने और 3/12 कर दिया, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा गलत, तुम यहां पर ये काम नहीं करोगे। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट इंटू डिजीज पार्टनर शेयर इंटू मंथ्स अप टू डेथ डिवाइडेड बाय 12। और टर्नओवर के लिए हमने पढ़ा जो भी प्रॉफिट परसेंटेज है इंटू सेल्स अप टू डेथ इंटू डिजीज पार्टनर शेयर करें। समझ में आ गई बात? यस और नो? क्लियर है सबको? यस और नो? इसके बाद हम आ जाते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन का मतलब होता है वाइंडिंग अप, या फिर मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म को लिक्विडेट करना। लिक्विडेट मतलब बंद करना। तो डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म मींस क्लोजर ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। अ पार्टनरशिप फर्म मे गेट डिसॉल्व ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। क्या क्या कारण हो सकते हैं डिसॉल्व होने के? सबसे पहला, इंसॉल्वेंट हो गई, म्यूचुअल कंसेंट से सारे पार्टनर ने सोचा कि चलो बंद करो। अनलॉफुल चल रही है तो कोर्ट ने बोल दिया कि इसको डिसॉल्व करना चाहिए, ऑर्डर ऑफ कोर्ट आ गया, आप कन्वर्ट कर रहे हैं उसको पार्टनरशिप फर्म को मे बी कंपनी में, और फिर आप उसको बेच रहे हैं, तो फर्म तो डिसॉल्व हो गई ना, चाहे कंपनी में कन्वर्ट हो गई हो। अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए बनी थी वो ऑब्जेक्टिव ही अचीव हो चुका है, तो अब बंद करनी पड़ेगी। या फिर जितने टाइम पीरियड के लिए बनी थी वो टाइम पीरियड ही खत्म हो चुका है,
पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि ये पार्टनरशिप फर्म 5 साल के लिए बन रही है, अब वो 5 साल पूरे हो गए तो उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा। अब डिसोल्यूशन होता क्या, वो होता कैसे वो सीखते हैं। बेटा डिसोल्यूशन की डेट से पहले आपकी बैलेंस शीट में कुछ तो चल रहा होगा। बैलेंस शीट में क्या क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस, क्रेडिटर का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, बैंक लोन का, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, कैश बैंक, डेटर, स्टॉक। हम इन सारी चीजों को क्या करेंगे, एक डब्बे में डालेंगे और इसको लिक्विड बनाएंगे। लिक्विड का मतलब इसको कैश बैंक की फॉर्म में ले आएंगे बेच के। एक्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि पैसा देना ही पार्टनर्स कैपिटल को है, एंड एक्सेप्ट कैश बैंक बैलेंस, क्योंकि ये तो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में। तो ये बॉक्स है जिसका नाम क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट। और इस बॉक्स में सारी एसेट लायबिलिटी जाके क्या हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं, कैश बैंक में कन्वर्ट हो जाती हैं, और इनकी अपनी जो आइडेंटिटी है वो क्या होती है, लॉस्ट हो जाती है, और ये सारे अकाउंट क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। बात समझ में आई। तो हाउ टू क्लोज बुक्स ऑफ अकाउंट, कैसे क्लोज करते हैं। अपॉन डिसोल्यूशन बैलेंस शीट ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप फर्म नीड्स टू बी क्लोज, दस फॉलोइंग प्रोसीजर टू बी ऑप्टेड। आपको ये फॉलोइंग प्रोसीजर ऑप्ट करना पड़ेगा। क्या है वो प्रोसीजर, सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को एक्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल और कैश बैंक को कहां ट्रांसफर कर दो, रियलाइजेशन अकाउंट में। उसके बाद ऑल अकाउंट्स रिलेटेड टू पार्टनर्स, वो तो कहां सेटल होंगे, वो तो पार्टनर्स कैपिटल में होंगे जो पार्टनर रिलेटेड है। जैसे कि पार्टनर को जनरल रिजर्व का पैसा मिलना है, पार्टनर को किसी और चीज का प्रॉफिट लॉस एडजस्ट करना है, तो वो तो पार्टनर्स कैपिटल में ही होगा। पार्टनर कोई कार लेकर चला गया फर्म की डिसोल्यूशन में, उसको पसंद आई, तो वो भी पार्टनर्स कैपिटल में। एंड कैश एंड बैंक अकाउंट इफ नॉट टेकन बाय द बायर, तो वो ऐसे ही रहेगा, वो जनरली बायर नहीं लेके जाता। ऑल ट्रांसफर जो किए जाएंगे रियलाइजेशन में कौन सी वैल्यू पे करेंगे, बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू का मतलब होता है बैलेंस शीट वाली वैल्यू। अब सारे एसेट्स आपके उस रियलाइजेशन अकाउंट में जाके बुक वैल्यू पे जीरो हो रहे हैं, तो जर्नल क्या होगी, जब आप एसेट्स को क्लोज करेंगे, रियलाइजेशन डेबिट और एसेट्स चली गई, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, एसेट को क्रेडिट कर देंगे, ऐड बुक वैल्यू। अगर लाइबिलिटी को क्लोज करेंगे तो लाइबिलिटी का ओरिजिनल बैलेंस क्रेडिट होता है, लाइबिलिटीज को डेबिट करेंगे, टू रियलाइजेशन, ऐड बुक वैल्यू, यही करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास बैलेंस शीट में डेटर्स है और उसका प्रोविजन अलग से है, तो क्या हम लोग नेट अमाउंट पे ट्रांसफर करेंगे कि ग्रॉस पे, ग्रॉस पे, क्योंकि अगर नेट पे करा तो पूरा अमाउंट ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा। तो क्लोजर विल बी मेड ऑन ग्रॉस फिगर्स। ओके, तो हम क्या एंट्री करेंगे, डेटर्स को 1 लाख पे और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को अलग से लाइबिलिटी मानते हुए क्लोज करेंगे। तो अगर मुझे एंट्री करनी हो तो क्या होगी, रियलाइजेशन डेबिटेड टू डेटर्स 1 लाख 1 लाख, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिटेड टू रियलाइजेशन 2000 2000। ये आपको 2 एंट्री करनी पड़ेगी, बजाय आप डेटर को 198 से कर दो। ठीक है जी। इसके बाद जब आपने सारे एसेट्स को बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करके सबका एक ही नाम बना दिया, रियलाइजेशन, अब आप एक एक चीज को बेचेंगे, क्योंकि बेटा डिसोल्यूशन हो रहा है, एक ऑक्शन का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो जो भी बाहर आएंगे आप उनको अपनी एसेट उठा उठा के बेचेंगे। बिड लग रही है एसेट लाइबिलिटी की, तो आपको एसेट बेच के पैसा मिला, क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। देखो एक्चुअल में तो एंट्री होनी चाहिए बैंक टू एसेट, लेकिन अब एसेट का नाम एसेट रहा ही नहीं, वो तो पानी में जाके क्या हो गई, रियलाइजेशन हो गई। तो एंट्री क्या होगी, बैंक टू रियलाइजेशन, अमाउंट कितना, जितना आपको पैसा उस एसेट को बेच के मिला। ऐसे लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी, लाइबिलिटी टू बैंक नहीं होगी, रियलाइजेशन टू बैंक होगी, जितने पैसे पे आपने लाइबिलिटी पे करी। और ऐसे जब रियलाइजेशन का जो एक्सपेंसेस है वो पे कर रहे हैं, रियलाइजेशन के टाइम पे एक ऑक्शनियर को बुलाते हैं ताकि वो आपके एसेट को महंगा बेचे। उनमें वो स्किल होती है, टैलेंट होते हैं, वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं टुवर्ड्स द एसेट और आपकी एसेट महंगी बिकवाते हैं। और उसकी जो उनकी 1 दिन की फी होती है, प्रोफेशनल फी आपको देनी होती है। कभी आपने बेटा आईपीएल की बिडिंग देखी होगी, कोई व्यक्ति होता है वो बिडिंग करा रहा होता है और साथ में बेटा वो ऑर्गेनाइज करते हैं होटल में या कंपनी की किसी प्रेमाइस में, तो छोटी मोटी रिफ्रेशमेंट भी देनी पड़ती है लोगों को। वो सारा खर्चे को हम क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस। ये एक्सपेंस के लिए वो लोग रुकेंगे नहीं, जैसे ही इवेंट खत्म होगा पैसे उनको देने पड़ेंगे। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू बैंक। रियलाइजेशन का सारा खर्चा पे हो गया। अब अगर कोई एसेट की बोली लगी और वो ज्यादा बढ़िया बोली जा नहीं रही थी, तो एक पार्टनर ने कहा भैया ये कार तो मैंने ही सबसे ज्यादा चलाई है, मेरा हाथ सेट है, मैं घर के लिए रख लूंगा, ये कार मुझे चाहिए, तो ले जा भाई, पार्टनर को तो पहले प्रेफरेंस मिलेगी। तो एंट्री क्या होगी, अब बैंक तो आ नहीं रहा तो बैंक डेबिट तो होगा नहीं, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, जितने पे पार्टनर ने एग्री करा उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड टू रियलाइजेशन।
अगर कोई लाइबिलिटी पार्टनर कहता है कि भाई ये मैं ही पे करा दूंगा, मेरे घर की लाइबिलिटी है, जैसे फर्म ने मिसेस ए से लोन लिया, तो मिसेस ए का लोन बेटा मिस्टर ए पे कर देगा। तो मिस्टर ए ने बोला तुम छोड़ो, ये मैं अपनी वाइफ को पे कर दूंगा फर्म के बिहाफ पे, तो क्या होगा, रियलाइजेशन डेबिट, और उस पार्टनर को हम कैपिटल अकाउंट में पैसा दे देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगर कोई एसेट किसी लाइबिलिटी में एडजस्ट हो गई, मतलब कि एक एसेट भी जा रही है और एक लाइबिलिटी भी जा रही है, जैसे कि क्रेडिटर ने बोला कि मुझे आप पेमेंट मत करो, हमने कहा पेमेंट ना करें, क्या पेमेंट नहीं चाहिए आपको, उन्होंने कहा पेमेंट तो चाहिए लेकिन तुम मुझे पेमेंट की जगह अपना स्टॉक दे दो। तो मेरी एक एसेट गई और एक लाइबिलिटी गई, स्टॉक का नाम अब स्टॉक नहीं रहा, रियलाइजेशन हो गया, क्रेडिटर का नाम भी रियलाइजेशन है, तो क्या एंट्री करूं, रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन करूं, अच्छी लगेगी, नहीं, तो कोई भी एंट्री यहां पर नहीं है, नो एंट्री, आपस में एसेट लाइबिलिटी एडजस्ट हो गई। लेकिन अगर एडजस्टमेंट ऐसी हुई कि कुछ पैसा देना पड़ रहा है, क्रेडिटर की लाइबिलिटी थी 50,000 की और स्टॉक है 40 का, तो क्रेडिटर ने कहा तुम मुझे 10,000 रुपए दे दो, बाकी मैं स्टॉक ले जाता हूं, तो 10,000 तो हमें देना पड़ रहा है, तो क्या एंट्री होगी, एंट्री होगी रियलाइजेशन टू कैश। और अगर हमें मिल रहा है कैश, क्रेडिटर ने बोला मैं 70,000 के स्टॉक लेके जा रहा हूं अपनी 50,000 की लाइबिलिटी के लिए, मैं तुम्हें 20,000 रुपए दे रहा हूं, तो दे दे भाई, तो क्या एंट्री होगी, कैश। ठीक है जी, तो क्योंकि कुछ पैसे की इन्वॉल्वमेंट है, अगर एग्जैक्टली दोनों एडजस्ट हो जाते हैं तो कोई भी एंट्री नहीं होती, अगर कैश मिल रहा है या जा रहा है तो एंट्री जरूर होगी। गॉट इट बेटा। इसके बाद क्या करना है, अगर रियलाइजेशन का एक्सपेंस फॉर द टाइम बिंग एक पार्टनर पे कर रहा है, अभी फर्म का पैसा है नहीं, तो पार्टनर का इनको तो अभी पैसा देना, चलो मैं दे देता हूं, तो फर्म उनको बाद में दे देगी, तो क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन टू कैश बैंक नहीं, क्योंकि पेमेंट तो हुई नहीं, फर्म से टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि पार्टनर को यह पैसा देना पड़ेगा। अगर एसेट एंड लाइबिलिटी आप सोल्ड कर रहे हैं किसी कंपनी को, आपने कंपनी को कहा हमारे सारी एसेट लाइबिलिटी आप खरीद लो, तो क्या एंट्री होगी, बायर कंपनी को डेबिट करेंगे क्योंकि कंपनी मेरे डेटर बन गई, कंपनी से पैसा लेना पड़ेगा, टू रियलाइजेशन सारे एसेट लाइबिलिटी चले गए, जो भी परचेज कंसिडरेशन बना। ओके जी। और रिक्वायरमेंट क्या होती है, प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन में आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले सारे लेजर अकाउंट आपको क्लोज करने पड़ेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा, सेटलमेंट करनी पड़ेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस की, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, और कैश अकाउंट आपका अपने आप टैली होगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यही पूछा जाता है कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, और साथ में कैश अकाउंट बनाओ। याद आ रहा है बेटा, क्लास 12th का डिसोल्यूशन, यही यहां पर रिक्वायरमेंट है, कुछ भी अलग नहीं है। और बेटा यही एलएलपी में भी होता है, मैंने तुम्हें अभी दिखा दी, एलएलपी की अकाउंटिंग कुछ अलग नहीं है, बस क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा एलएलपी इज बाउंड अप, काम सारा वही का। ठीक है जी। प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट वैसे ही बनता है जैसे मैंने तुम्हें बताया, ये देखो कैसे बनेगा, सारे के सारे एसेट्स को पहले बुक वैल्यू पे ट्रांसफर कर दो, देखो सारे एसेट ट्रांसफर हो गए, सारी की सारी लाइबिलिटी को ट्रांसफर कर दो, सारी लाइबिलिटी हो गई, प्रोविजन है तो प्रोविजन को भी बुक वैल्यू पे ट्रांसफर कर दो, फिर एक एक करके हम सारे अपने एसेट्स को बेचेंगे, तो क्या एंट्री होगी, बाय बैंक, रियलाइजेशन ऑफ एसेट, और कितने अमाउंट पे, जो एग्रीड वैल्यू है, लाइबिलिटी को पे ऑफ करेंगे किस पे, एग्रीड वैल्यू पे। अगर कोई एसेट पार्टनर लेके गया तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, एसेट्स टेक ऑन ओवर। अगर कोई लाइबिलिटी पार्टनर लेकर गया तो लाइबिलिटी टेक ऑन ओवर यहां पर आ जाएगा। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस को लिखेंगे टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और अगर आपको कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिल गई, वो आपने बेच दी या उसको भी पार्टनर ले गया, तो बाय बैंक या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अनरिकॉर्डेड एसेट के लिए भी आ जाएगा। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हुई तो यहां पर आ जाएगा टू बैंक या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। बेटा क्रेडिट का टोटल करेंगे, अगर ज्यादा आया तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट जो ओल्ड पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चला जाएगा, अगर डेबिट का टोटल ज्यादा आया तो रियलाइजेशन का लॉस ओल्ड पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लॉस सफर हो जाएगा। ये सब चीजें बेटा पढ़ी थी, दिस इज अवर रियलाइजेशन अकाउंट। अगर कुछ भी नहीं लिखा रिगार्डिंग रियलाइजेशन ऑफ एसेट, बैलेंस शीट में एसेट है और एडजस्टमेंट में कुछ लिखा ही नहीं है कि वो कितने की बिकी, तो क्या मानेंगे कि वो कितने की बिकी, निल वैल्यू पे बिकी, वो जीरो अमाउंट पे बेटा बिकी। ठीक है जी, उसका कुछ भी अमाउंट नहीं था, क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट यही बोलता है डू नॉट एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट। अगर एसेट के बारे में कुछ बताया ही नहीं तो मानेंगे कि वो शून्य पे बिकी है, उससे आपको कुछ भी रियलाइज नहीं। और यही अगर लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा, नथिंग इज स्पेसिफाइड रिगार्डिंग लाइबिलिटी, तो क्या मानेंगे कि लाइबिलिटी को हम पे करेंगे किस पे, बुक वैल्यू। लाइबिलिटी के लिए पेमेंट मानेंगे, एसेट के लिए मानेंगे कुछ भी अमाउंट नहीं मिला। ये एग्जैक्टली किसकी वजह से है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, कि डू नॉट एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट।
फायदे नहीं सोचने, बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, लेकिन पेमेंट जो है वो तो करनी ही पड़ेगी। क्लियर है बेटा, यही चीज हम लोग पढ़ते थे। इसके बाद इंसॉल्वेंसी को भी छोड़ देते हैं, मैं तुम्हें करा दूंगा अलग से, क्योंकि थोड़ा सा इसमें अलग पार्ट है। अब एक चीज और करते हैं, जो मैंने तुम्हें एलएलपी वाला पार्ट बताया, ये देखो बेटा, एलएलपी में बस तुम्हें ये थ्योरी का एक क्वेश्चन करना है, ये है तुम्हारी एलएलपी के अकाउंट। वाइंडिंग अप अगर हो जाती है एलएलपी तो क्या क्या कारण होते हैं? द वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी मे बी आइदर वॉलंटरली, या तो खुद ही एलएलपी वाउंड करता है, ओके, या फिर वो ट्रिब्यूनल कोर्ट ऑर्डर करती है तो वाइंड अप होता है। और ये वाला पार्ट आपको पता है, आपने लॉ में भी पढ़ा हुआ है कि यही बेटा बस थ्योरी का एक क्वेश्चन आ सकता है। तो बताओ जी, आपने वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल के क्या क्या रीजंस पढ़े लॉ में? अब करो जरा रिवाइज। हाँ जी, आपने एलएलपी का नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा, आपके कोर्स में आई थी। हाँ तो 3-4 में ही होगा ये, वाइंडिंग अप का नहीं है। तो देखो बेटा, वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल इनिशिएटेड कब कब हो सकती है? जब एलएलपी विश करे कि मुझे खुद ही वाइंड अप होना है, तब कौन रोकेगा? खुद ही वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग स्टार्ट करोगे। या एलएलपी के लेस देन 2 पार्टनर हो जाएं 6 महीने से ज्यादा। ये नहीं पढ़ा तुमने पॉइंट? पढ़ा ना नालायकों, 2 सेक्शन पढ़े, 3 पढ़े, मुझे पता पड़ा होगा। एलएलपी के 2 से कम पार्टनर रह जाए और इसको 6 महीने से ज्यादा हो जाए कि एक पार्टनर पे एलएलपी चल रही है, 6 महीने के अंदर तुम्हें 2 करने ही करने हैं। अगर नहीं कर पाए तो एलएलपी वाइंड अप होगी। एलएलपी बेटा अपने डेट्स को पे करने में असमर्थ है, एलएलपी इज अनेबल टू पे इट्स डेट। या फिर एलएलपी ने एक्ट नहीं किया देश की सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी के लिए, देश को मजबूत करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए नहीं किया, कुछ अलग तोड़ने के लिए किया। कुछ ऐसे एक्ट करे जिससे देश टूट रहा है, कुछ आपस में कुछ कम्युनिटी लड़ रही है, तो अगर इस तरीके से काम करेगी तो भी एलएलपी को वाइंड अप किया जा सकता है। और या फिर अगर एलएलपी फेल्ड हो गई अपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सबमिट करने या सॉल्वेंसी और एलएलपी एनुअल रिटर्न सबमिट करने 5 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर, देखो कितना ज्यादा समय दिया। अब तुम 5 साल से अगर अपने अकाउंट्स नहीं सबमिट कर रहे तो बंद ही करना चाहिए। 5 लगातार साल, वो भी लगातार बोला, कॉन्जिक्यूटिव सालों के अगर तुमने ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और एलएलपी एनुअल अकाउंट सबमिट नहीं किया विद रजिस्ट्रार, तो भी तुम्हें बंद करने के ऑर्डर दिए जा सकते हैं। अब बेटे थ्योरी पार्ट है और तुम्हें बस इसको पढ़ना है लग, ठीक है जी। तो ये मान लो तुम्हारे उसी एलएलपी में लॉ के साथ ही अटैच कर लेना एक छोटा सा क्वेश्चन, तो तुम्हारा वहीं पर लर्न हो जाएगा। या फिर अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि ये बिल्कुल जस्ट एंड इक्विटेबल है, मुझे ऐसा लगता है कि वाइंडिंग अप होनी चाहिए, इसके पीछे कोई भी और लॉ नहीं है, जब उसको लगता ही है तो उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, तो भी उसको वाइंडिंग अप के ऑर्डर देने पड़ सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, उसमें भी यही है। बस इतना सा बेटा पार्ट एलएलपी अकाउंटिंग का था, जो मिथ बन गया, र्यूमर बन गया कि इंस्टीट्यूट ने एलएलपी नाम की कोई अकाउंटिंग ऐड कर दी, और कुछ भी नहीं है बेटा एलएलपी अकाउंटिंग में। बस आएगा तो एक थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, और प्रैक्टिकल तो देखो मैंने लिखा भी हुआ है, अकाउंटिंग फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी विल रिमेन सेम। सेम का मतलब 100% सेम, 99 डिग्री। वही रियलाइजेशन अकाउंट, वही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वही कैश अकाउंट, सेम बनेगा। सिर्फ इसका एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने इलस्ट्रेशन में दिया है, क्योंकि कुछ अलग है ही नहीं। तो एलएलपी अकाउंटिंग मतलब ये थ्योरी का क्वेश्चन, प्रैक्टिकल तो डिसोल्यूशन की तरह। तो जो बाकी की छोटी छोटी चीजें बची हैं, इंसॉल्वेंसी वगैरह वाली या जीएलपी वाली, वो मैं आपको अगली क्लासेस में करा दूंगा। बाकी बेटा आपको मैंने पार्टनरशिप पूरी रिवाइज करा दी है, सारे कॉन्सेप्ट थे इसके अंदर। नाउ यू हैव टू डू प्रैक्टिस, क्वेश्चंस करो, डाउट लेकर आओ, और वो मैं आपके डाउट साथ साथ क्लियर करता रहूंगा। अब आपके 2 होमवर्क हैं, एक जो इनकम्प्लीट के बैलेंस क्वेश्चन बचे हैं, वो ज्यादा बचे भी नहीं, वो तुम्हें होमवर्क में करने हैं, और आपको बेटा पार्टनरशिप के क्वेश्चन भी होमवर्क में करने हैं। इसके लिए तुम आईसीए की इलस्ट्रेशन ही कर लो, दैट वुड बी मोर देन। हाँ मॉड्यूल में से इलस्ट्रेशन, ठीक है जी। मिलेंगे अगली क्लास में, और जीएलपी और बाकी पार्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे।